देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो कंप्लीट हो गया था। अभी हम लोग परमुटेशन स्टार्ट करेंगे और परमुटेशन कॉम्बिनेशन काफी अच्छे से हमें करना भी है, क्योंकि जब हम लोग वहां पर स्टैटिस्टिक्स में एक्चुअली जब प्रोबेबिलिटी होगा तब लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट वहां पर काम आएगा। तो इस चैप्टर को लेकिन करना ही है, इसको हम लोग नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लो मैक्सिमम जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी से आता है और स्टैटिस्टिक्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से आता है, ठीक है। फिर भी ये करने से तभी जाके प्रोबेबिलिटी भी हम लोग कर पाएंगे। अच्छा, तो परमुटेशन में देखो यहाँ पर पहले हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हम दिखा देते हैं। देखो हम लोग को यहाँ पर पहले पढ़ना पड़ेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल, ठीक है। फैक्टोरियल, देखो फैक्टोरियल पढ़ना पड़ता है, पहले हम लोग ये वाला पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल, जिसमें मल्टीप्लीकेशन और एडिशन रूल्स को समझेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे परमुटेशन क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर हेडिंग कर लेते हैं। परमुटेशन फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल दो रूल्स को मेंटेन करता है, मल्टीप्लिकेशन रूल्स, एडिशन रूल्स। अब हम लोग ये रूल्स को समझेंगे कि मल्टीप्लिकेशन रूल्स क्या होता है, एडिशन रूल्स क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो एडिशन, यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले, ठीक है। फिर बताना है कि कौन से रूल से होगा, ठीक है। अब एडिशन रूल्स का मतलब, जैसे मान लो एक ये स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट का नाम दे देते हैं ए, ठीक है। ये एक स्टूडेंट है, इनको स्कूल जाना है, ठीक है। इनको कहाँ जाना है, इनके अपने स्कूल जाना है। और स्कूल जो है, स्कूल जो जाना है वो बस से जाएंगे, ठीक है। इनको स्कूल जाना है और ये बस से जाएंगे। और इनके पास अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है। तो ये अपने घर से स्कूल जाने के लिए इनके पास ऑप्शन क्या क्या है, इनके पास दो ऑप्शन है। या तो वो बस से जा सकता है, ठीक है, या तो वो ऑटो करके भी जा सकता है, ठीक है। ऑटो से भी जा सकता है, बस से भी जा सकता है। और मान लो बस का ऑप्शन है 5, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लो 5 बस है, बस 1 से भी जा सकता है, बस 2 ये भी इधर जाएगा, बस 3 जो है उसका रूट भी इधर है, बस 4 जो है उसका रूट भी इधर है, बस 5 जो है उसका रूट भी इधर है। और ऑटो जो है, 4 ऑटो जो है इस रूट में चल रहा है, ठीक है। ऑटो 1, ऑटो 2, ऑटो 3 और ऑटो 4, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कितने तरीके से अपने स्कूल जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑप्शन है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब इसमें से कोई भी एक ऑप्शन को वो फॉलो करेगा तो वो स्कूल पहुंच जाएगा। जैसे वो B1 बस से जाएगा तो भी स्कूल पहुंचेगा, B2 से जाएगा तो भी पहुंच जाएगा, B3 से जाएगा तो भी, B4 से जाएगा तो भी, B5 से जाएगा तो भी। सिमिलरली ऑटो 1, 2, 3, 4 किसी से भी जाएगा तो स्कूल पहुंच ही जाएगा, ठीक है। अब ये जो ऑप्शंस है, ये हो गया और का ऑप्शन, मतलब उसके दिमाग में क्या आएगा, या तो हम बस कर लेंगे या तो हम ऑटो कर लेंगे, या तो यानी और हो गया, ठीक है। तो और का मतलब मैथ्स में क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। और का मतलब मैथ्स में क्या होता है, प्लस होता है। तो ये हम लोग का कौन सा रूल्स में आ जाएगा, एडिशन रूल्स में, ठीक है। तो इनके पास कितने सारे ऑप्शंस हो गए अपने स्कूल जाने का, 5 + 4 यानी कि 9 ऑप्शंस हो गया, ठीक है। 9 ऑप्शंस हो गया स्कूल जाने का, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन रूल्स। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऑल्टरनेटिव ways by bus and ऑटो। ऑल्टरनेटिव वे है, या तो बस से जा सकते हैं या तो ऑटो से जा सकते हैं। तो टोटल वेज
ऑफ गोइंग, मतलब कितने तरीके से जा सकते हैं। तो टोटल वेज ऑफ गोइंग हो गया 5 + 4 यानी 9 वेज। वेज बोलो या ऑप्शंस बोलो एक ही बात है, 9 वेज ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये एडिशन रूल हो गया। अब एडिशन रूल को लिख लेते हैं एक बार। एडिशन रूल्स, व्हेन टू थिंग्स आर ऑल्टरनेट, मतलब या तो ये यूज कर लो या तो ये यूज कर लो या फिर ये कर लो ये कर लो, इस तरह से। व्हेन टू थिंग्स आर alternate and can be done in m, n ways, ठीक है। जैसे ये 5 को हम लोग m से डिनोट कर सकते हैं, 4 को हम लोग n से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी काम को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास दो अलग अलग तरीके, या तो ये कर ले या तो ये कर ले, ठीक है। तो दो अलग अलग तरीके हैं, तब हम लोग उसको m और n वेज बोलेंगे, ठीक है। m एंड n वेज रेस्पेक्टिवली टोटल वेज हो जाता है, टोटल वेज इक्वल टू m + n वेज, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, ये हम लोगों ने क्या सीख लिया, ये हम लोगों ने सीख लिया कि एडिशन रूल्स क्या होता है। अब बच्चा जो एग्जांपल देंगे ऑब्वियसली वो हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल्स का ही एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन रूल्स में देखो एक एग्जांपल लेते हैं। अब स्कूल वाला ही ले रहे हैं। ये जो बच्चा है ये अपने स्कूल जाएगा, ठीक है। तो स्कूल जाने के लिए इसके पास क्या क्या ऑप्शन है, स्कूल जाने के लिए ये इसके पास 5 बस का ऑप्शन है, ठीक है। ये जो स्कूल जाएगा, ठीक है, इसके पास ऑप्शंस कितने सारे हैं, दो तरीके का ऑप्शन है। बस 1, बस 2, बस 3, बस 4, बस 5, ठीक है। अच्छा, और ये हो गया जाने का, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जाने वाला ऑप्शन। और ये जो है रिटर्न, रिटर्न का ऑप्शन, और ये है जाने का। तो ये जाने का ऑप्शन है, और रिटर्न होने का इनके पास ऑप्शन है 4, ठीक है। रिटर्न होने का मान लो 4 ऑप्शन है, और ऑटो से रिटर्न हो सकता है, ऑटो 1, ऑटो 2, ऑटो 3, ऑटो 4, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे ये अपना जर्नी कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है। तो अगर जर्नी कंप्लीट का मतलब है जाना स्कूल और स्कूल से लौट के आना, इसके पहले हम लोगों ने क्या बोला था, कितने तरीके से जा सकता है। लेकिन अब अगर बोल रहे हैं कि जर्नी का कंप्लीशन का बात हो रहा है, मतलब स्कूल जाना है फिर लौट के भी आना पड़ेगा। तो कितने सारे ऑप्शन है, या तो वो B1 से चला जाए, A1 से आ जाए, B2 से चला जाए, A2 से आ जाए, या फिर इसमें भी अलग अलग ऑप्शन हो सकता है। ये देखो, B1 से जाएगा, A1 से लौट के आ जाएगा, B1 से जाएगा, A2 से आ जाएगा, B1 से जाएगा, A3 से आ जाएगा, B1 से जाएगा, A4 से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद B2 से जाएगा, A1 से आ जाएगा, B2 से जाएगा, A2 से वापस आ सकता है, B2 से जाएगा, A3 से वापस आ जाएगा, B4 से जाएगा। अच्छा, मैंने B5 लिखा नहीं, B5 और A1 भी यहाँ पर ऑप्शन में आ जाएगा, B4 और यहाँ पर A3। अच्छा, B5 का भी मुझे अलग अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। B5 का भी मुझे अलग अलग लिखना पड़ेगा, जैसे B5 A1, B5 A2, B5 A3, B5 A4, इस तरह से बहुत सारा ऑप्शन होगा। तो हम लोग को कैलकुलेशन कैसे करना है, ये सारे ऑप्शंस लिखने से समझ में आएगा। मतलब अभी इतना सारा लिखना तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर कितना ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पर कितना सारा ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। लेकिन दोनों ऑप्शन को हमें साइमल्टेनियसली यूज करना है, ठीक है, क्योंकि हमें जाना भी है लौट के आना है। तो अगर साइमल्टेनियसली यूज करना है तो प्लस करने से नहीं होता है, प्लस मतलब और नहीं। अब हम लोग को क्या करना है, एंड वाला ऑप्शन देखना है, कि ये दिमाग में रखना है कि ऐसे जाएंगे और उसके साथ ऐसे लौट के आएंगे, ठीक है। तो एंड का मतलब मैथ्स में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो इनके पास कितने सारे ऑप्शन हो जाएंगे, 20 ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम लोग ये पूरा लिखेंगे तो ऐसे 20 पेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा लिखेंगे तो ऐसे 20 पेयर्स, ये मैंने एटसेट्रा लिख दिया, 20 पेयर्स बन जाएगा। तो 20 ऑप्शंस इनके पास अवेलेबल होंगे पूरे जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो मल्टीप्लीकेशन रूल्स का मतलब क्या हो जाएगा फिर।
multiplication rules. If both things to be done together, then total ways equal to m क्रॉस n ways. तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा? एडिशन और मल्टीप्लीकेशन रूल्स में, मल्टीप्लीकेशन रूल्स में साइमल्टेनियसली दो चीज हमें करना पड़ेगा. जहां पर एडिशन रूल्स में हमारे पास दो ऑल्टरनेट्स रहेगा. तो ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? या तो ये कर लो या तो कुछ और कर लो. ठीक है, तो वो होता है ऑल्टरनेट, मतलब जो ऑप्शन देता है हमारे पास. और यहाँ पर जो है ऑप्शंस यहाँ पर भी है, लेकिन ये एक, यहाँ पर हमें दो ऑप्शन को एक साथ कंबाइनली देखना पड़ेगा साइमल्टेनियसली, तब जाके ये मल्टीप्लीकेशन हो जाता है. ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का मल्टीप्लीकेशन रूल्स. अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल क्या होता है. ठीक है, ये जो फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना, तो फैक्टोरियल देखेंगे कि फैक्टोरियल का कैलकुलेशन ये सब किस तरह से होगा. तो यहाँ पर लिखा मैंने फैक्टोरियल. तो फैक्टोरियल का पहला बात है कि जो साइन जो यूज किया जाता है वो क्या होता है? या तो ऐसा साइन यूज किया जाता है, ये भी फैक्टोरियल का साइन है, या फिर ऐसे, ये भी फैक्टोरियल होता है. ठीक है, जैसे प्लस होता है, माइनस होता है, डिवाइडेशन होता है, उसी तरह से फैक्टोरियल भी होता है. अब जैसे 4 फैक्टोरियल या फिर गुड मॉर्निंग अर्जुन. गुड मॉर्निंग मैम. 4 फैक्टोरियल या फिर देखो ऐसे डिनोट कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल. फैक्टोरियल साइन को ऐसे यूज किया जाता है. अगर ये यूज करेंगे तो ये आगे ऐसे लग जाएगा, अगर ये यूज करेंगे तो इस तरह से इसके अंदर लिखना पड़ता है. तो ये हो गया हम लोग का फैक्टोरियल साइन. अब इसका कैलकुलेशन क्या होगा? तो 4 फैक्टोरियल ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, या ऐसे लिखा मैंने. तो इसमें हमें पता करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा. जैसे 2 + 3 पता है हमें 5 होता है, उसी तरह से फैक्टोरियल 4 कितना होगा वो कैसे पता करेंगे? देखो फैक्टोरियल 4 को कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि हम लोगों को 4 से स्टार्ट करना है और मल्टीप्लीकेशन करते जाने हैं फैक्टर्स को. कहां तक? 1 तक. हमें जो है रिवर्स काउंट करना है 4, 3, 2 और 1 तक. ठीक है, जो भी डेटा रहेगा उसमें बैक में जाके हमें 4 से, अगर 4 है तो 4 से स्टार्ट करेंगे, 1 तक हम लोग जो है रिवर्स में काउंट करते जाएंगे. अब जितना मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा, तो 3, 2, 6, 6 × 4 24. तो ये हो गया फैक्टोरियल का आंसर. ठीक है, अच्छा इस तरह से हम लोग 5 फैक्टोरियल भी चेक कर सकते हैं. जैसे मान लो ये हो गया 5 फैक्टोरियल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है. तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 5 फैक्टोरियल मतलब अब 5 से स्टार्ट करेंगे, अब 1 तक चलेगा इस तरह से 4, 3, 2, 1. अब इसका वैल्यू कितना होगा? देखो 4, 3, 2, 1 का मतलब 24 था, तो 24 × 5 कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करके देख सकते हो, 120 होता है. ठीक है, तुम लोग कैलकुलेटर में करके देख सकते हो, अगर ओरली करते हो तो ओरली करके देख लो. ठीक है, ओरली भी हो जाएगा 24 × 5, तो ये हो गया 120. ठीक है, अच्छा अब इसी तरह से ना हम लोग फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर लेंगे. देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? जैसे मैंने 5 फैक्टोरियल लिखा. अच्छा अब लिखते हैं, देखो 6 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1. ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल मतलब 120, और ये हो गया 720. ये जस्ट मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया. अब इस तरह से अगर हमें n फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, ठीक है, मैथ्स में जो नंबर होता है जब हम लोग 1, 2 डॉट डॉट करते हैं तो उसे n लिखते हैं लास्ट नंबर को. ठीक है, मतलब n तक जितना सारा नंबर हो सकता है. तो हम लोग उस फैक्टोरियल को कैसे डिफाइन करेंगे? देखो अगर 6 फैक्टोरियल है तो 6 से स्टार्ट है, तो n फैक्टोरियल है तो n से स्टार्ट होगा. अब 6 से जब 5 हो रहा है तो एक्चुअली 6 - 1 हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे n - 1. 6 से जब 4 हो रहा है तब 6 - 2 हो रहा है, तो n - 1, n - 2. ठीक है, फिर n - 3, क्योंकि देखो 6 - 3 करने से 3 आएगा. इस तरह से चलता जाएगा. कब तक चलेगा? इस तरह से 1 तक चलेगा. इस तरह से 1 तक चलेगा. तो ये हम लोग का क्या हो गया?
ये हम लोग का फैक्टोरियल का फॉर्मूला हो गया कि अगर n फैक्टोरियल हो तो कैसे डिनोट किया जाता है। तो ये हम लोग का इस तरह से चलेगा, n इंटू n माइनस वन। क्यों n माइनस वन हुआ, चेक करके देख सकते हो, कोई भी फैक्टोरियल देख लो वो स्टार्टिंग नंबर से है और एक एक करके कम होते जा रहा है। जैसे कि देखो ये 4 फैक्टोरियल, ये n, ठीक है, इसको n माइनस वन कर लो तो 4 माइनस वन ये 3 बनेगा, ठीक है। इसको n माइनस टू कर लो, 4 माइनस टू तो ये 2 बनेगा। अब इसका n माइनस थ्री कर लो तो 4 माइनस थ्री ये 1 बन जाएगा। तो बेसिकली इस तरह से क्या हो रहा है, एक एक करके डेटा कम होते जा रहा है, लास्ट वाला डेटा हमेशा 1 पे आके खत्म होगा, ठीक है। और अगर हम लोग इसके आगे का कुछ डेटा लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। जैसे देखो ये मतलब ये इम्प्लाइड है कि 1 के आगे का डेटा क्या होगा, 2 होगा, 2 के आगे क्या होगा, 3 होगा, इस तरह से होगा ना। अगर हम लोग बैक में देखेंगे तो 1 2 3 4 करके n तक जाएगा। अगर ऐसे देखते हैं तो कम होते जाएगा, है ना। अगर चीज को ऐसे देखेंगे तो ये डिक्रीज हो रहा है, ऐसे देखेंगे तो 1 से लेके इंक्रीज होगा, लेकिन कहां तक होगा, अप टू n तक, और इधर देखेंगे तो अप टू 1 तक, ठीक है। तो ये हम लोग का n फैक्टोरियल कैसे मतलब इसका जनरल फॉर्मूला क्या है वो मैंने बताया, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोग एक शॉर्टकट सीखेंगे। जैसे मैंने 6 फैक्टोरियल तक दिखाया, अब देखो जैसे अगर हम लोग लिखते हैं 8 फैक्टोरियल तो कैसे लिखेंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। और फिर 9 फैक्टोरियल लिखते हैं तो वो कैसे लिखेंगे, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। ये हो गया। अब इसका एक शॉर्टकट भी है। 9 फैक्टोरियल को हम लोग और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, अगर हम लोग थोड़ा सा इसे ध्यान से देखें तो 8 फैक्टोरियल का जो वैल्यू है 8 से लेके 1 तक, है ना, 8 7 6 5 4 3 2 1, और यहाँ पर भी देखो 8 7 6 5 4 3 2 1, ये और ये इक्वल है जो मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो इसके जगह हम लोग इसको लिख सकते हैं 9 इंटू, हम लोग ये वैल्यू पुट कर सकते हैं 8 फैक्टोरियल, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि 8 से लेके 1 तक 8 फैक्टोरियल होता है। तो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल को हम लोग चाहे तो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब इसका जरूरत क्या हुआ, हम लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्यों इस तरह से पुट कर रहे हैं, कब ये चीज का हमारा इंप्लीकेशंस होगा। देखो अगर हमारे पास यहाँ पर देखो कैलकुलेटर में चेक करके तुम लोग देख सकते हो, सपोज तुम लोग को 18 फैक्टोरियल निकालना है, क्या निकालना है, 18 फैक्टोरियल। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेटर पे देखेंगे तो ये एरर दिखाएगा, देखो 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मेरे यहाँ पर नहीं दिखा रहा है क्योंकि मेरे यहाँ पर कैलकुलेटर का इतना कैपेसिटी है कि वो 18 फैक्टोरियल को कवर कर पा रहा है, ठीक है। अब हो सकता है इससे ज्यादा लेना पड़ेगा मुझे, 28 लेके देख सकते हैं, लेकिन तुम लोग अपने कैलकुलेटर में 18 फैक्टोरियल करके देखो, तुम लोग को एरर दिखाएगा, क्योंकि 18 फैक्टोरियल में जितने सारे डिजिट्स बन जाएंगे ना, नॉर्मल जो कैलकुलेटर हम लोग यूज करते हैं उसमें वो कवर अप नहीं होता है। तो जब भी हम लोग 18 फैक्टोरियल डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेटर में क्या दिखेगा, कैलकुलेटर हम लोग को एरर दिखाएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, कैसे इसका मतलब देखो एरर दिखाएगा, इस वजह से हम लोग शॉर्टकट करके हो सकता है कि हम लोग का कैलकुलेशन हो जाए, हो सकता है मतलब देखो अगर सिर्फ 18 फैक्टोरियल बोला है तब तो कुछ कर नहीं सकते, तब हमें 18 फैक्टोरियल ही रख देना है अगर हमें नहीं समझ में आता है कि कितना होगा, ठीक है। क्योंकि देखो 18 फैक्टोरियल को हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेटर में इसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि मेरे इस कैलकुलेटर में सपोर्ट कर रहा है लेकिन तुम लोग के कैलकुलेटर में नहीं करेगा, एरर दिखाएगा। अब अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है 18 फैक्टोरियल बाय 15 फैक्टोरियल, अब इसको अगर तुम लोग 18 फैक्टोरियल निकालोगे ये भी एरर दिखेगा, ये भी एरर दिखेगा। तो हमारे पास ऑल्टरनेट वे है, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेटर पे करोगे ना तो ये भी एरर दिखाएगा, ये भी एरर दिखाएगा, क्योंकि इतना सपोर्ट नहीं करेगा, कहां पर, कैलकुलेटर पे। तो अगर हमें ये डिवाइडेशन फंक्शन दिखाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल को ऑल्टरनेट तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, 18 इंटू 17 इंटू 16, ठीक है,
अब इसके बाद देखो 15 आएगा, 15 से लेके 1 तक जाएगा। अब 15, 14, 13 देखो हम लिख के दिखा देते हैं। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब नीचे भी देखो 15 फैक्टोरियल, मतलब ये पूरा 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्या इतना सारा चीज लिखेंगे? नहीं, तभी तो हम बोल रहे हैं हम लोग शॉर्टकट करेंगे। क्या शॉर्टकट करेंगे? 18 इंटू 17 इंटू 16 लिख दिया। अब फिर से देखो, ये 15 से लेके यहां तक, इसको हम लोग बोल सकते हैं 15 फैक्टोरियल। और ये तो 15 फैक्टोरियल नीचे लिखा हुआ ही था, तो ये हमें लिखना नहीं है, इसी को तो हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, ये हमें लिखना नहीं है। इस तरह से सब्सटीट्यूट करेंगे ताकि कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कैलकुलेटर क्या करेगा? 18 इंटू 17 इंटू 16 ये इजीली कवर अप कर लेगा। ठीक है, तुम लोग का कैलकुलेटर इसको कवर अप कर लेगा। 18 इंटू 17 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 4896। ठीक है, तो इस तरह के कैलकुलेशन के लिए हम लोग ये शॉर्टकट को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये लगभग हर जगह पे यूज होगा। अब अगर सिर्फ 18 फैक्टोरियल निकालने बोलेगा तो कैलकुलेटर से ही निकालना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा ऐसे में हम लोग यूज नहीं कर सकते। देखो, ये अगर सिर्फ बोलेगा कैलकुलेट 18 फैक्टोरियल, तब अगर कैलकुलेटर नहीं सपोर्ट करेगा तो कुछ कर नहीं सकते, ऐसा नहीं बोलेगा। इस तरह का अगर कोई कैलकुलेशन रहेगा तो हम लोग उसके हेल्प से इसको सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, और एक ऑप्शन मतलब और एक देखो एग्जांपल, जैसे 23 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 22 फैक्टोरियल। अब इतना सारा लिखने का क्या जरूरत है? हम लोग क्या लिखेंगे? 23 इंटू, जब 22 आ रहा है तो इसका मतलब 22 से 1 तक चलेगा, यानी 22 फैक्टोरियल। जब हम लोग 1 तक नहीं लिखते हैं और बीच में ही रोक देते हैं, जैसे देखो ये 8 को 1 तक लिखना है, तो ये 23 को भी रिवर्स में जाके 1 तक लिखना है। लेकिन अगर हम लोग 1 तक लिखने के पहले स्टॉप कर देते हैं तो ये फैक्टोरियल साइन देना पड़ेगा। क्यों? लॉजिकल बात है कि ये अभी तक फैक्टोरियल खत्म नहीं हुआ, तो 22 फैक्टोरियल ये यहाँ पर रोक दिया हम लोगों ने। क्यों? क्योंकि नीचे भी 22 फैक्टोरियल है, तो इससे क्या होगा? हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट होने के लिए कहां तक लिखना पड़ेगा वो हमें खुद से समझना है। जैसे यहाँ पर कैंसिल आउट होने के लिए हमें 18, 17, 16 उसके बाद 15 फैक्टोरियल तक लिखना पड़ा, लेकिन यहाँ पर बस एक ही बार लिखा, 22 नीचे था तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसका आंसर 23 आ गया। अब अगर हम लोग पूरा लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर भी सपोर्ट नहीं करेगा और हम लोग के लिए टफ भी हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया क्वेश्चन 1, और यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन 2। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। ये देखो, ये सब तो मैंने कैलकुलेट, एग्जाम्पल 1 जो है ये मैंने सारा दिखा दिया। फैक्टोरियल 5 मतलब 120, फैक्टोरियल 4 मतलब 24, फैक्टोरियल 6 मतलब 720। कैसे कैलकुलेट होगा ये हम लोग देख चुके हैं। एग्जाम्पल 1 हम लोग का हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल 2 देखो, 9 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल बाई 7। तो ये कैसे होगा? 9 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल, तो 9 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 6 नीचे है तो 6 फैक्टोरियल तक ही लिखेंगे, इसके आगे नहीं लिखेंगे, तभी हमारा शॉर्टकट एप्लीकेबल होगा। तो 9 इंटू 8 इंटू 7, अब ये इंटू करने से आता है 504, तो 504 लिख देंगे। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा? 10, 9, 8। अब 7 फैक्टोरियल तक ही लिखेंगे, आगे नहीं लिखेंगे। क्यों? ताकि हमारा कैंसिल आउट होने में आसानी हो जाए। तो 8 इंटू 9 72, 72 इंटू 10 720, ये हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग करेंगे, देखो एग्जाम्पल 3 और 4। तो पहले एग्जाम्पल 3 लिखते हैं। एग्जाम्पल 1 ये हम लोगों का हो गया है, एग्जाम्पल 2 भी हो गया। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल 3 करेंगे। एग्जाम्पल 3 में क्या लिखा हुआ है? 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल, ऐसे ही लिखा हुआ था। देखो, हम लोग को फाइंड x बोला है, x फाइंड आउट करके देना है, x इक्वल टू कितना होगा। तो अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो,
यहाँ पर देखो अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। अगर कोई ये पूरा 9 को 1 तक मल्टीप्लाई करेगा, 10 को 1 तक करेगा, 11 को कर सकता है, लेकिन ये तो मतलब बेकार काम हो जाएगा ना कि हम लोग अगर इतना सारा सीख रहे हैं शॉर्टकट, तो पूरा थोड़ी ना लिखने के लिए सीख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 into 9 फैक्टोरियल लिख लिया, क्योंकि देखो 9 फैक्टोरियल सबसे छोटा फैक्टर है ये सब में, क्योंकि इसको अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे तो ये 10 से लेके 1 तक जाएगा, ये 11 से लेके 1 तक जाएगा, ये 9 से लेके 1 तक जाएगा। तो ये 10 फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 10 into 9 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये देखो कॉमन आ जाएगा कुछ ना कुछ x, और ये लिखेंगे 10 into, सॉरी 10 नहीं 11 से स्टार्ट होगा, तो 11 into 10 into 9 फैक्टोरियल। अब इससे क्या हुआ, देखो दोनों साइड में हमें 9 फैक्टोरियल मिल रहा है। अगर हम लोग 9 फैक्टोरियल को कॉमन ले लेते हैं, 1/9 फैक्टोरियल को कॉमन लेते हैं, तो ये 1 बचेगा कॉमन लेने से, और ये क्या बचेगा 1/10। इधर भी ले लेते हैं 1/9 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x डिवाइडेड बाई 11 into 10, ये बचेगा। ठीक है, ये 1/9 फैक्टोरियल, यहाँ भी मैंने 1/9 फैक्टोरियल ले लिया, तो x बाई 11 into 10, और यहाँ पर ये वाला हो गया। तो अब देखो दोनों साइड से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/9 फैक्टोरियल 1/9 फैक्टोरियल को हटा सकते हैं, तो बचेगा क्या, ये 10 का एलसीएम कर लेते हैं, 10 + 1। ठीक है, और इधर हो गया x डिवाइडेड बाई 11 into 10। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया, 11/10, यहाँ पर हो गया x/11 into 10। अगेन देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, बोथ साइड से 10 हटा सकते हैं, तो क्या बचेगा 11 = x/11। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो x into 11, x = 11 into 11। ठीक है, अब कैलकुलेशन तुम लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसे जैसे मैंने स्टेप किया वैसा ही करना है, जरूरी नहीं है। बस फैक्टोरियल का क्या कंसेप्ट करें वैसे देख लो। अब तुम लोग चाहो तो ये जो है कि यहाँ पर इस तरह से नहीं करके, जैसे मैंने 10 हटाया वैसे नहीं करके तुम लोग पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते हो, वो बात अलग है, लेकिन जितना शॉर्टकट करेंगे एमसीक्यू के लिए उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पर x = हो जाएगा 121, x का वैल्यू। ये देखो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला था, तो 121 कैलकुलेट हो गया। अच्छा, अब एग्जाम्पल 4 बोला है, हम लोग को बोल रहा है फाइंड n इफ n + 1 = 13 to n - 1 है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल 4 करके देखते हैं। n + 1 फैक्टोरियल, जैसे मैंने बोला था कि फैक्टोरियल को हम लोग इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है 30 into n - 1 फैक्टोरियल, और कैलकुलेट करने क्या बोला है, फाइंड n। ठीक है, कैलकुलेट n बोला है, n फाइंड आउट करना है। पहला बात है, देखो ऐसा क्वेश्चन में क्या होगा ना, हमारे पास ऑप्शन रहेगा और हम लोग बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास n का वैल्यू के लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। सपोज लास्ट वाला है नन ऑफ दिस, और इसके आगे मान लो ऑप्शन है 4, और क्या ऑप्शन दे, 4 दे देते हैं, और यहाँ पर 6 दे देते हैं, 4 6, और यहाँ पर 5 ऐसे दे दिया मैंने। ठीक है, ये ऑप्शंस रहेगा, तो हम लोग ऑप्शंस को पुट करके देख सकते हैं। पुट करके देखने का मतलब, जैसे मान लो पहले हम 4 से ट्राई करते हैं, तो 4 + 1 5 फैक्टोरियल, और हमें पता है 120 होता है। ठीक है, मुझे याद हो जाता है, तो तुम लोग भी याद हो जाएगा करते करते, बार बार कैलकुलेटर पे देखने का भी जरूरत नहीं होगा। अब n - 1 मतलब 4 - 1 फैक्टोरियल, तो 4 - 1 का मतलब हो गया 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल का मतलब हो जाता है 3 × 2 × 1। ठीक है, तो 6 × 1 6 × 30 मतलब 180, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 120 = 180 नहीं होता है, तो 6 इससे ट्राई करें, 6 + 1 मतलब 7 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 30 × 6 - 1, तो ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल मतलब 120, 120 × 30, तो ये हो गया 3600। लेकिन 7 फैक्टोरियल का कितना होता है, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था शायद 7 फैक्टोरियल, यहाँ से एक बार चेक कर ले। अच्छा नहीं किया था, चलो कोई बात नहीं। 6 फैक्टोरियल 720 है, तो 720 × 7 5040। ठीक है, ये आंसर आ रहा है 5040, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये 7 फैक्टोरियल का आंसर 5040, तो ये भी दोनों इक्वल नहीं होता है, तो 6 ऑप्शंस भी हमारा सही नहीं है। अब 5 वाला चेक करो, 5 + 1 मतलब ये वाला, 5 + 1 मतलब ये वाला 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 720। अब 30 into यहाँ पर 5 - 1 मतलब 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 24 into 30।
तो ये भी 720 हो रहा है। मतलब ये ऑप्शन से हम लोग को पता चल गया कि आंसर जो है वो हम लोग का ये ऑप्शन सी होगा। अगर ऑप्शन थोड़ा मतलब लास्ट के साइड है तो टाइम लगेगा, नहीं तो आंसर आ जाएगा। एक्चुअली इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके दिखाएंगे हम, लेकिन ये टाइम टेकिंग होगा, तो एक बार दिखा देते एक क्वेश्चन में, बट इस तरह से करना नहीं है, ठीक है। अभी जो हम दिखाएंगे, अभी जो दिखाया है उसी तरह से तुम लोग को करना है, ऑप्शन को देख के, और कैलकुलेटर पे जब पुट करके करोगे ना तो काफी जल्दी होगा। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम दिखा देते हैं कि अगर हमारा एमसीक्यू नहीं होता पैटर्न तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी तो देख लेना चाहिए। अब देखो, जैसे हम लोगों ने देखा कोई भी फैक्टोरियल है तो उसका सॉल्व कैसे होता है, एन फैक्टोरियल मतलब एन इंटू एन माइनस वन ऐसे होता है। तो अगर एन प्लस वन फैक्टोरियल है तो सबसे पहले लिखेंगे एन प्लस वन, फिर माइनस जो भी एन का वैल्यू, यहाँ पर एन का वैल्यू क्या है, एन प्लस वन है, एन का वैल्यू एन प्लस वन है, और हम लोग क्या करेंगे माइनस वन करेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या आ जाएगा, नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन करके आ जाएगा, जो एन का वैल्यू है -2, तो एन का वैल्यू कितना है, एन प्लस वन, और यहाँ पर लिखेंगे -2, ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा। अब हम लोगों को इतना ही लिखना है, क्यों इतना ही लिखना है, हमें कंपेयर कर लेना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि इधर देखो, ये वाला, ये 22, ये 22 आ गया, तो 22 तक ही लिखेंगे ताकि सिंप्लीफाई कर पाए। तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने से ये वाला आ जाएगा, चेक करके देखो, तो ये हो गया 30, इसको हम ऐसे ही रखते हैं n माइनस वन फैक्टोरियल, ये दोनों साइन एक ही जैसा होता है, तो ये फैक्टोरियल लिखो या फिर ऐसे लिखो n प्लस वन, और इसको सॉल्व करेंगे तो n प्लस वन माइनस वन ऐसे हो गया। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो n प्लस वन माइनस टू ऐसे हो गया। अब ऐसे लिखने में बेनिफिट क्या है, अभी देखो सॉल्व करने से पता चलेगा, n प्लस वन, वन वन कैंसिल आउट n, ये हो गया n माइनस वन फैक्टोरियल। देखो ये ध्यान से हमें देख लेना है कि कितना तक लिखना है, इसका जब सॉल्व करेंगे तो ये इसके साथ इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो तुम लोग भी कैलकुलेट करते करते जब हैबिचुएट हो जाओगे तो तुम लोगों को भी इजीली समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा ये सॉल्व होने के बाद समझ में आया होगा, यहाँ देख के नहीं आ रहा है, लेकिन क्या है, कैलकुलेट करते करते ये हैबिट हो जाता है। तो 30 इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, अब क्या हुआ देखो, दोनों साइड से n माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस वन फैक्टोरियल हट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा, n इंटू एन प्लस वन, और इधर कितना बचा 30, ठीक है। अब हम लोग इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 30 इक्वल टू 0। अब 30 को क्या करना है, एलसीएम करना है। अच्छा, अब एलसीएम में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग इक्वेशन कर चुके हैं, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पे ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत होगा। हम लोग को इस तरह से इस फैक्टर्स को यूज करना है ताकि मल्टीप्लीकेशन पे 30 आए और प्लस या माइनस करने पे 1 आ जाए, एन का जो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है वो आ जाए। तो अगर हम लोग 2 इंटू थ्री एक जगह पे लेते हैं, मतलब अगर हम लोग 2 इंटू थ्री यानी 6 और 5 को कंसीडर करते हैं, तो 6 इंटू 5 करेंगे तो 30 आएगा, 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 आएगा। हमें इस तरह से फैक्टराइजेशन करना पड़ता है ताकि मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए और एडिशन या लेस करने से ये आ जाए। तो एन स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 एन माइनस 30 इक्वल टू 0, एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5n माइनस 30 इक्वल 0। यहाँ पर n कॉमन ले लिया, n प्लस 6, 5 कॉमन ले लेते हैं तो n हो गया, और ये माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा और ये हो गया 6, n प्लस 6 n माइनस 5, 0। दो फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, n प्लस 6 इक्वल टू 0 एक बार, और एक बार n माइनस 5 इक्वल टू 0, ऐसे होता है। तो n इक्वल टू क्या हो गया, -6, और n इक्वल टू क्या हो गया 5, n इक्वल टू -6 और n इक्वल टू 5। अब देखो n का वैल्यू हम लोग का क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होता है, n इज ऑलवेज पॉजिटिव, n का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है।
तो इसी वजह से यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा। ये देखो, तो ये आंसर भी 5 आया, लेकिन इसमें काफी टाइम लगेगा। देखो ये करना नहीं है क्योंकि एमसीक्यू है। अगर एमसीक्यू नहीं होता तो मुझे ये वाला करवाना है, मतलब अभी भी मैंने करवाया, और यही वाला हम करने के लिए भी बोलते, क्योंकि एमसीक्यू में ऑप्शन रहता है तभी हम लोग चूज कर सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा डेटा हमें स्प्लिट करके नहीं देखना है, क्योंकि ऑप्शन रहेगा और उससे हम लोग चेक कर लेंगे। अच्छा, अब देखो ये हम लोगों ने फैक्टर ये सारा चीज सीख लिया, ठीक है। अब हम लोग परमुटेशन का मेन पार्ट में जा रहे हैं। तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल सबसे पहले देखा, मल्टीप्लीकेशन रूल्स और एडिशन रूल्स, ठीक है। अब हम लोग ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, परम्यूटेशन, ठीक है। इसमें देखो तीन तीन पार्ट में हमें पढ़ना पड़ेगा। एक हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ परमुटेशन, एक है सर्कुलर परमुटेशन, एक है परमुटेशन विथ रेस्ट्रिक्शन। उसके बाद ही हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ पाएंगे। तो पहले पढ़ेंगे परम्यूटेशन। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को सिलेक्ट करके अरेंज करना। परमुटेशन में दो चीज साइमल्टेनियसली हमें करना पड़ेगा, सिलेक्ट और अरेंज, ठीक है। सिलेक्ट और अरेंज ये हो जाता है परम्यूटेशन, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर डेफिनेशन क्या बोल रहा है। वैसे डेफिनेशन कुछ नहीं बोला होगा, देख लेते क्या बोल रहा है। हाँ, यहाँ पर बोला है डेफिनेशन, द वेज ऑफ अरेंजिंग और सिलेक्टिंग स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ पर्संस और ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पर्सन और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद ड्यू रिगार्ड बीइंग पेड टू द ऑर्डर ऑफ द अरेंजमेंट और सिलेक्शन कॉल्ड परम्यूटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर तो बहुत सारा चीज बोल दिया है, हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि कुछ फ्रेंड जो है वो फोटोग्राफी करवाना चाहते हैं, ठीक है। मान लो 3 फ्रेंड है, ए, बी और सी, ठीक है। ए, बी और सी ये तीनों जन जो है फोटोग्राफी करवाना चाहते हैं, लेकिन ये लोग जो है अलग अलग तरह से फोटोग्राफी करवाना चाहते हैं। मतलब ये लोग चाहते हैं कि कभी बी बीच में खड़ा रहे, कभी ए बीच में खड़ा रहे, कभी सी बीच में खड़ा रहे। अगर ऐसा इनका मानना है तो ये कितने तरीके से फोटो ले सकते हैं। तो ये मतलब फोटोग्राफर वाले जो है उनको ऐसा बोल सकते हैं कि अभी हम लोग इस तरह से फोटो लेना चाहते हैं कि इधर ए है, इधर बी है, इधर सी है, ठीक है। अब हम लोग ऐसे फोटो लेना चाहते हैं कि यहाँ पर ए है, इधर बी है, इधर सी है। अच्छा, अब हम लोग ऐसे फोटो लेना चाहते हैं कि यहाँ पर सी है, इधर ए है, इधर बी है। इसके अलावा भी ऑप्शंस होगा, जैसे देखो ए बी सी ऐसा है, इसके साथ साथ ये ऑप्शन भी तो हो सकता है कि बी तो मिडिल में है ही, लेकिन बी के इधर ए था और इधर सी था। अब हम लोग चाहते हैं इधर सी हो और इधर ए हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ ए है, यहाँ पर बी था, अब इधर सी और इधर बी, ऐसा भी ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सी है और इधर है ए और इधर बी। तो ये लोग के पास इतने सारे ऑप्शंस है, वो इतने सारे ऑप्शन से फोटो ले सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 ऑप्शंस हो गए इनके पास। ये 6 तरीके से फोटोग्राफी ले सकते हैं, 6 तरीके से खुद को अरेंज करके फोटो ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 6 तरीका हुआ, इसको हम लोग परम्यूटेशन के फॉर्मूले में कैसे दिखा सकते हैं पता है? परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, एन पी आर, ठीक है। एनपीआर होता है, ये क्या हो गया? परम्यूटेशन का फॉर्मूला एनपीआर, जहां पर एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब हो जाएगा हम लोग का टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, और एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है हमेशा, ठीक है। क्योंकि एन का मतलब होता है कुछ पर्सन से या कुछ ऑब्जेक्ट से कुछ सिलेक्ट करना। जैसे तुम लोग अगर डेफिनेशन देखोगे तो यहाँ पर बोल रहा है अरेंज या सिलेक्टिंग स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ पर्संस को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर स्मॉलर और इक्वल का मतलब होता है, ये देखो ये भी समझाते हैं, स्मॉलर और इक्वल जैसे 3 दोस्त में तीनों दोस्त को ही फोटोग्राफी करवाना है, ऐसा नहीं कि 2 को करवाना है, 1 को नहीं करवाना है। तो इक्वल तीनों के तीनों को अरेंज कर रहे हैं, जितने सारे दोस्त है उसमें तीनों को, 3 दोस्त है तीनों को अरेंज कर रहे हैं। अगर 3 दोस्त है 2 को अरेंज करते, अगर 2 को फोटोग्राफी करवाना होता, देन ये स्मॉलर वाला जो कंसेप्ट है वो एप्लीकेबल होता, ठीक है।
तो हमें अरेंज और उसके साथ साथ सिलेक्ट करना है स्मॉलर या इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स अगर है तो पर्सन्स, ऑब्जेक्ट्स अगर है तो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन से या फिर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट से, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बोलेंगे और ग्रुप पर्सन्स के लिए ग्रुप बोलेंगे। तो कोई ग्रुप या ऑब्जेक्ट कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, ठीक है, मतलब पर्सन्स, ह्यूमन बीइंग का काउंटिंग नेगेटिव में नहीं होगा, किसी ऑब्जेक्ट का काउंटिंग भी नेगेटिव में नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एन का वैल्यू। और आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ थिंग्स एट ए टाइम। अब इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल को हम लोग अगर फॉर्मूले में ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर एन का मतलब है 3 फ्रेंड, ठीक है, 3 फ्रेंड में से हम लोग कितने फ्रेंड को सिलेक्ट कर रहे हैं? तीनों को कर रहे हैं। नाउ 3p3। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अब इस फॉर्मूले को ना पूरा लिख भी देते हैं। देखो ये पूरा नहीं लिखा मैंने, इस फॉर्मूले का पूरा जो है वो ऐसे होता है, npr इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसको हम लोग इसी फॉर्मूले में ट्रांसफर करेंगे। 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो एनपीआर यहाँ पर दिखाते हैं, एनपीआर का मतलब क्या होता है? एन फैक्टोरियल, ठीक है, तो एन मतलब 3, एन माइनस आर मतलब 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर कितना आएगा? चेक करते हैं। देखो यहाँ पर हो गया 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर हो गया 0 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, और 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होगा, ये भी दिखा देते क्यों होगा। तो ये हो गया 6। देखो 6 तरीके से, फॉर्मूले से भी 6 आया और लिख के किए तो भी 6 आया। अब फॉर्मूला इसीलिए जरूरी है क्योंकि छोटा छोटा जब डेटा होगा तो हम लोग बिना फॉर्मूले के कर सकते हैं, लेकिन क्या एग्जाम में हम लोग फॉर्मूला ही ना यूज करेंगे? अगर ये मान लो 10 फ्रेंड होता तब हमारे लिए लिख के करना पॉसिबल नहीं होता, तभी फॉर्मूले का यूज होना जरूरी है। तो अभी अभी देखो जो फॉर्मूला देखा हम लोगों ने, एक तो ये देखा, और दूसरा एक 0 फैक्टोरियल का मतलब हमेशा क्या होता है? 1 होता है। 0 फैक्टोरियल का मतलब 1। जैसे हम लोग जो इंडिसेस है उसमें हम लोग क्या सीखे थे कि x टू दी समथिंग टू दी पावर 0 1 होता है, उसी तरह से 0 का जो फैक्टोरियल है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 6 वेज, 6 तरीके से ये लोग फोटोग्राफी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर वही वाला दिया है दोस्तों का वो एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, वो 0 वाला देख रहा है कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होगा। हाँ, ये देखो 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होगा वो हम बता देते हैं, ठीक है। 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होगा ये दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या किया है, ये समझाया है, जस्टिफिकेशन फॉर 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। अब देखो ये जो फॉर्मूला है npr इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r, वैसे जरूरी नहीं है लेकिन कभी कभी दिमाग में ऐसा आता है ना कि क्यों 0 होगा, तो वही चीज समझा रहे हैं। यहाँ पर देखो लिख के दिखाते हैं, 0 फैक्टोरियल इक्वल 1 ये कैसे होता है? अब हम लोग का npr वाला फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, जो n है वही r है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा, जब इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स या ऑब्जेक्टिव को हम लोग चेक सिलेक्ट कर रहे हैं 3 में से तीनों को, तब जो n है वही r है। अगर ऐसा होता है कि जो n है वही r है, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे npr इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r माइनस r फैक्टोरियल, ऐसा बोल सकते हैं। देखो यहाँ पर वही किया है, npr को हम लोग इस तरह से लिखेंगे n, अच्छा यहाँ पर भी r के जगह n लिख लेंगे, हर जगह पे r के जगह n लिखेंगे। चलो ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग r की जगह पे n लिख के रिप्रेजेंट करेंगे, npn इक्वल टू n फैक्टोरियल और n माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम लोग लिखे तो npn इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 0 फैक्टोरियल। देखो वही क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। अब पहला जो रिजल्ट था यहाँ पर देखो, npn का मतलब हम लोगों ने n फैक्टोरियल निकाला था, ये कैसे पॉसिबल है? अब देखो 3p3 का मतलब हम लोगों ने क्या निकाला? 6 निकाला। अब इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते पता है? 3p3 को अगर 3 फैक्टोरियल लिखोगे तो ये 6 ही देगा, ठीक है। मतलब अगर हम लोग
जहां पर हमारा n, ये देखो जहां पर हम लोग का npn होता है, मतलब r और n इक्वल होता है, वहां पर आंसर n फैक्टोरियल होगा। मतलब ये सब जो है शॉर्टकट है जिससे बिना कैलकुलेट किए भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। बस इतना समझ लिया, इसके बाद ये पूरा कैलकुलेशन नहीं भी करोगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका आंसर 6 होगा। अगर हम लोग ये याद रख लेते हैं, रखना भी पड़ेगा आगे जाके, ठीक है, कि एनपीएन का मतलब n फैक्टोरियल होगा। ये देखो 3p3 का मतलब 3 फैक्टोरियल, तब 6 आएगा। और नॉर्मल कैलकुलेशन करके भी हम लोगों ने देखा कि 6 आ गया, ठीक है। तो 3 मैंने फॉर्मूला यहाँ पर बता दिया। अब एनपीएन का मतलब n फैक्टोरियल होता है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसके जगह लिखेंगे n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। अब इसका आगे का कैलकुलेशन हम लोग ऐसे कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, n फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल। अब 0 फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल, और ये 1 हो जाएगा, तो 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। ये इस तरह से प्रूफ किया जाता है। मतलब ये और ये चीज को कंबाइनली यूज करके 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों को यूज करेंगे तो 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 निकल के आ जाएगा। तो यही मैंने बताया कि 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 क्यों होता है। वैसे ये प्रूफ करने हम लोग को कभी नहीं बोलेगा, हम लोग का एमसीक्यू है, प्रूफ करने तो बोलेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक बार समझ लिए हम लोग कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 क्यों आएगा। तो देखो 3 फॉर्मूला हम लोगों ने सीख लिया, तीनों ही हमें याद रखना है। फर्स्ट फॉर्मूला npr इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पर एन पी अगर एन होता है तो यहाँ पर हो जाएगा एन फैक्टोरियल। और थर्ड जो है 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है। ये तीन चीज हम लोग को अभी तक सीखना पड़ेगा। मतलब अभी तक हम लोगों ने ये तीन चीज सीखा है, ये हम लोग को याद रखना है पूरे परमुटेशन चैप्टर में, कॉम्बिनेशन और ऐसे कि जब हम लोग प्रोबेबिलिटी करेंगे तब भी ये काम में आएगा, मैंने पहले ही बोला, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल 1 देखो, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है, हम लोग को करके देखना है। 5p3 10p2 कैसे होगा, तो एक बार प्रैक्टिस के लिए देख लो, ठीक है। और कुछ नहीं, प्रैक्टिस के लिए कि फॉर्मूला याद हो जाएगा। जैसे देखो 5p3 तो कैसे होगा, 5p3 npr, फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल, करते करते याद हो जाएगा। ये देखो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 4 3 2, अब 2 तक ही लिखेंगे, 2 इंटू 1 नहीं लिख रहे हैं, नीचे 2 फैक्टोरियल है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही डेटा है, 1 चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन क्या है, एक अपना आदत रखना चाहिए कि जो हम लोगों ने सीखा है 2 इंटू 1 लिखने से कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो जाता है। लेकिन 2 फैक्टोरियल लिख दिया, यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिया, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60 हो जाएगा। चेक करते हैं आंसर 60 है कि नहीं, पहला वाला हाँ 60 है। फिर 10p2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 10p2 ये कुछ नहीं, हम लोग फॉर्मूले को दिमाग में सेट कर रहे हैं, ऐसे करने से फॉर्मूला याद हो जाएगा। तुम लोग भी अगर अपने कॉपी में लिख रहे हो बिना फॉर्मूला देख के याद करके लिखो, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला जो है देखोगे क्लास के बाद याद भी हो गया है। तो 10 n फैक्टोरियल n माइनस r, तो 10 माइनस 2 कर लो, 10 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल, तो 10 9 8, 8 तक ही लिखेंगे ना, नीचे भी 8 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया 90। चेक करते हैं 90 आंसर है। फिर इसके बाद 11p5 बोला है, फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो 11 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हो गया 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर चेक करते हैं, 11 इंटू 10 9 8 7, 55,440। चेक करते हैं, ये रहा 55,440, इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2, यहाँ से हम लोग का जो है लैंग्वेज का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब अब कोई सिर्फ नंबर नहीं है, कंसेप्ट के साथ है। जैसे अभी मैंने 3 फ्रेंड वाला दिखाया था वैसे ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड
3 लेटर का वर्ड बनाना है यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड स्क्वायर एंड हेक्सागन, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये 2 वर्ड दिया हुआ है, ये 2 वर्ड में मतलब 2 अलग अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए क्वेश्चन बी। स्क्वायर से 3 लेटर लेके कितने सारे वर्ड बन सकते हैं, और हेक्सागन से भी 3 लेटर लेके कितने सारे वर्ड बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 2, अब जैसे देखो स्क्वायर पहला वाला, अब 3 लेटर लेना है, हमें ये नहीं बोला है कि कौन सा लेना है, तो हम लोग कोई सा भी ले सकते हैं, एस ले सकते हैं, क्यू ले सकते हैं, यू ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, आर ले सकते हैं, ई ले सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इसमें से 3 लेटर सिलेक्ट करेंगे, देखो हमें ये बोल रहा है कि कितने कितने वर्ड बन सकते हैं, मतलब हमें लेटर को अरेंज करके बनाना है, ठीक है। अब परमुटेशन में ना मीनिंग कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है, कि वो जो वर्ड बनेगा वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखो हम लोग के पास यहाँ पर अरेंज करना है, सिलेक्ट करना है, तो परमुटेशन हो जाएगा। तो परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, NPR। अगर किसी ऑब्जेक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट से कुछ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है या फिर सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है फिर उसे अरेंज करना है, क्योंकि लेटर को हमें अरेंज करना पड़ेगा। अब देखो क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लो हम SQU लेते हैं, इससे ही कितना सारा होगा, एक SQU होगा, एक SUQ होगा, एक QSU होगा, एक QUS होगा, एक UQS होगा, एक USQ होगा, इस तरह से बहुत सारा हो सकता है ना। तो ये तो मैंने ये 3 लेके किया, अब मान लो SUA ले रहे हैं, तो ऐसा बहुत सारा हो सकता है। तो हम लोग लिख के तो कभी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग देख लेते हैं, देखो कैसे होगा। यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर में से कोई भी 3 लेटर एट ए टाइम हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो आर का मतलब 3 होगा, क्यों 3, क्योंकि क्वेश्चन ये हमें बताया है कि 3 लेटर हमें लेना है, ठीक है, 3 लेटर से वर्ड बनाना है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं, देखो NPR, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो 6 5 4 3 और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 120। अब बोलो 120 वर्ड लिखना क्या मतलब नॉर्मल बात है, हम लोग कभी भी इसको लिख के इस तरह से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से फॉर्मूले का जरूरत होता है। फिर सेकेंड हमें एक वर्ड और भी दे रखा है, दैट इज हेक्सागन। अच्छा इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, 120, हाँ 120 है हेक्सागन, ठीक है। अब अगेन हमें क्या करना है, इसमें से ये जितने भी वर्ड है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एन का वैल्यू है 7, एन मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, ऑब्जेक्ट या पर्सन जो भी होगा, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है मान सकते हैं, क्योंकि लेटर तो ऑब्जेक्ट होता है। अब इस हम लोग को 3 ही सिलेक्ट करना है एट ए टाइम, क्योंकि क्वेश्चन बोला है 3 लेटर वाला वर्ड बनाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा NPR के हिसाब से 7P3, ठीक है। अब 7 फैक्टोरियल और 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल और यहाँ पर हो गया 4 फैक्टोरियल। अब कैलकुलेशन 7 6 5 4 और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, तो 13 to 7 270। चेक करते हैं, 270 इस तरह के, ये 210 आ गया, ओ अच्छा हाँ, ये तो 30 हो रहा है ना, तो 13 to 7 मतलब 7 into 3 21 होता है, हम गलती से 27 लिख दिए, तो 210 इस तरह के वर्ड बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एग्जाम्पल 2 देखा, वर्ड और लेटर वाला। अच्छा अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वे डिफरेंट, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिसमें कैन 5 पर्सन स्टैंड इन ए लाइन फॉर ए ग्रुप ऑफ फोटोग्राफ, 5 जन फोटोग्राफ के लिए लाइन में लगने चाहते हैं, तो कितने तरीके से वो लाइन में लग सकते हैं। जैसे देखो ये वाला था, कितने तरीके से वो लाइन पे लग सकते हैं, ठीक है। अब ये 3 जन था, मैंने करके दिखा दिया, अब 5 जन का लिखना कितना इम्पॉसिबल बात हो जाएगा, ठीक है। अब ड्रॉ करके तो दिखा नहीं सकते, तो हम लोग क्वेश्चन को फॉर्मूले के थ्रू से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
कैसे होगा, 5 है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। अब बोला है कि 5 में से 5 जन को ही फोटोग्राफी के लिए खड़ा होना है लाइन पे। देखो बोल रहा है 5% स्टैंड इन ए लाइन, तो 5 जन को ही फोटोग्राफी एक साथ लेना है, तो r का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग का आंसर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, NPR, तो 5P5। और अभी अभी हम लोगों ने देखा कि NPN अगर हो जाता है, मतलब R और N अगर बराबर हो जाते तो उसका आंसर 5 फैक्टोरियल होता है, और 5 फैक्टोरियल मतलब 120, मतलब n फैक्टोरियल ही हो जाएगा। बाकी इसका अगर तुम लोग चाहो तो फॉर्मूले में चेक कर सकते हो, लेकिन जितना छोटा छोटा फॉर्मूला का अप्लाई करोगे उतना याद रखने में आसानी हो जाएगा। ये देखो 0 फैक्टोरियल 1 होता है ना, तो 5 फैक्टोरियल ही बचा 120, तो यही वाला याद रखने का कोशिश करो, मतलब ये वाला फॉर्मूला NPN, जहां पर n और r बराबर होगा। ये कब होता है, जब n इक्वल टू r है ना, तब n फैक्टोरियल। ये देखो n फैक्टोरियल 120 तरीके से ये लोग फोटोग्राफी के लिए जो है लाइन पे लग सकते हैं। ये देखो 120 तरीके से ये लोग फोटोग्राफी के लिए लाइन पे लग सकते हैं। अच्छा, अब एग्जाम्पल 4 देखते हैं। बोल रहा है कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्राइज आर टू बी अवॉर्डेड एट एन इंजीनियरिंग फेयर इन विच 13 एग्जिबिट्स हैव बीन एंटर्ड। बोल रहा है कि एक इंजीनियरिंग फेयर यानी मेला चल रहा है जहां पर प्राइज देने का बात हुआ है। फर्स्ट को प्राइज दिया जाएगा, फर्स्ट जो होगा, सेकेंड जो होगा, थर्ड जो होगा, उनको प्राइज देके अवॉर्डेड किया जाएगा। इन विच 13 एग्जिबिट्स हैव बीन एंटर्ड, और वो जो मतलब वहां पर मतलब प्राइज के लिए जो कंपटीशन है उसमें 13 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन प्राइज बी अवॉर्डेड। अगर 13 लोग जो है वो वहां पर एग्जिबिट्स कर रहे हैं तो कितने लोगों को जो मतलब कितने तरह से प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। एग्जाम्पल 4, जैसे मान लो क्लास में 3 बच्चे हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे, या फिर 2 बच्चे, जैसे मान लो ए है और बी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो सकता है, या तो ये फर्स्ट हुआ ये सेकंड, या फिर ये सेकंड होगा ये फर्स्ट होगा, बस ये 2 ही तरीका हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पर 13 लोग हैं, 13 लोग कैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड हो सकते हैं वही हमें बताना है, मतलब कितने सारे ऑप्शन हो सकता है। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, ये नंबर ऑफ क्या हो गए पर्सन। इनसे हमें कितने लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने प्राइस का जगह 3 रखा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो अगर हमें देखना है कि कौन से लोग क्या हो सकते हैं तो एट ए टाइम 3 ही लोग सिलेक्ट होगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर A B C D ये 4 लोग हैं, 4 बच्चे हैं क्लास में, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड का हम लोग देखें तो या तो ABC हो सकता है, ये हो गया फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऐसे करके, या तो ACB हो सकता है, या फिर मान लो BCA हो सकता है, ACB तो लिख लिया मैंने, BCA हो सकता है, BAC हो सकता है, इस तरह से अलग अलग चलेगा, फिर D को लेके चलेगा, ऐसा बहुत सारा हो सकता है ना। तो वही चीज हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाना है। तो 13 में से अगर 3 लोगों को सिलेक्ट करेंगे तो कितने तरीके से फिर अरेंज कर सकते हैं, तो NPR, n का मतलब 13, p r का मतलब 3, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, तो 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, और यहाँ पर भी 10 फैक्टोरियल। कैंसिल आउट 11 12 13, यहाँ पर कैलकुलेटर पे देखना पड़ेगा। गलत कर दिया शायद, 13 12 और 11, 1716, मैंने 2 बार 13 मल्टीप्लाई कर दिया, पहले भी 13 ही लिखा था। 1716 चेक करते हैं, 1716 वेज। ठीक है, तो इतने तरीके से प्राइस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन फर्स्ट सेकंड और थर्ड होगा, तो इतना सारा ऑप्शन बन सकता है। अब इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा ही, जैसे मान लो AB 2 बच्चा है तो या तो A फर्स्ट होगा या तो B फर्स्ट होगा, या तो A सेकंड होगा या तो B सेकंड होगा। जब A फर्स्ट होगा B सेकंड होगा, B जब फर्स्ट होगा C सेकंड होगा। एक्चुअली देखो ये सब मल्टीप्लीकेशन क्यों हो रहा है, जब हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन रूल्स पढ़ा था तब हम लोगों ने देखा था ना, जब 2 चीज एक साथ होगा, जैसे मान लो क्लास में 2 बच्चे हैं, ठीक है, A और B, हम लोग को बोल रहा है फर्स्ट और सेकंड कौन कौन हो सकता है, तो या तो ये फर्स्ट हो जाएगा
ये सेकंड हो जाएगा, या फिर ये सेकंड हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। तो ये दो एक साथ होना पड़ेगा ना। तो इसीलिए देखो, जब हम लोग इसको एनपी आर फॉर्मूले में डालेंगे तो 2p2 हो जाएगा, क्योंकि जगह भी दो ही है, मतलब फर्स्ट सेकेंड, और सिलेक्ट भी दो ही लोगों को करना है, तो 2 फैक्टोरियल यानी 2 into 1। तो देखो, ये देखो यहाँ पर 2 into 1, ये इंटू इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा ऑप्शंस जो है वो मल्टीप्लीकेशन रूल्स के तरह हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट को बता दो कौन होगा, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, इसीलिए यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, कि एक साथ फर्स्ट एंड सेकंड कौन कौन हो। अच्छा, अब देखते हैं एग्जाम्पल 5। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 3 स्टूडेंट्स बी एसोसिएटेड with 4 chartered accountants, assuming that each chartered accountant can take at most 1 student। बोल रहा है कि कितने तरीके से, ठीक है, कितने तरीके से, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 3 स्टूडेंट्स बी एसोसिएटेड, 3 स्टूडेंट जो है वो एसोसिएट हो सकते हैं 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ, एज्यूमिंग, ये एजम्पशन लेना है दैट ईच चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन टेक एट मोस्ट 1 स्टूडेंट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ही स्टूडेंट को एसोसिएट कर सकता है, मतलब वो ट्रेनिंग वगैरह होता है ना, तो उसके लिए सिलेक्ट कर सकता है। तो स्टूडेंट 3 है, चार्टर्ड 4 है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, कितने तरीके से ये पॉसिबल होगा। तो एग्जाम्पल 5, तो यहाँ पर देखो हम लिखते हैं चार्टर्ड कितने सारे हैं, CA1, CA2, CA3, CA4, 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, और स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट 3 हैं, S1, S2, S3, ये मैंने बता दिया, ये बना लिया स्टूडेंट। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट। तो इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इतने सारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब हम लोग को बोल रहा है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ही स्टूडेंट को ले सकता है, तो कितने तरीके से ये अरेंजमेंट पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर एन कितना होगा, 4, आर कितना होगा, 3, क्योंकि इनको स्टूडेंट सिलेक्ट करना है। तो 4 लोग, ये 3 लोगों को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इतने तरीके से हो जाएगा। ये देखो 4 मतलब NPR, 4P3, तो 4P3 का मतलब हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, यानी 24। तो 24 तरीके से ये लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो 24, तो ये 24 कैसे आया, 4 को 1 तक इंटू करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। ये तो मैंने पहले ही बता दिया, फिर से एक बार बता देते। ये देखो ये कुछ और भी मल्टीप्लाई हो गया इस वजह से। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 3 2 1, और नीचे 1 फैक्टोरियल का 1 1 1 कैंसिल आउट, 3 into 2 6 6 into 4 24, 24 तरीके से कर सकते हैं सिलेक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ना बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि n का वैल्यू 4 होगा कि 3 होगा। देखो कंफ्यूजन का बात नहीं है, कौन किसको सिलेक्ट करेगा, ये लोग इनमें से किसी को सिलेक्ट करेंगे। तो जिनको सिलेक्ट किया जाता है उनको R से डिनोट किया जाता है, नंबर ऑफ थिंग्स टू बी सिलेक्टेड। तो 3 बच्चे में से ये किसी भी एक बच्चे को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये किसी एक बच्चे को सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से होगा। तो ये हम लोग का हो गया जो है आर का वैल्यू 3। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब कौन, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कौन लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, ये लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एन का वैल्यू 4 हो जाएगा। इसको और एक तरीके से भी हम लोग दिखा सकते हैं, और एक मतलब कंसेप्चुअल वे से भी होता है, ये समझाने के लिए देख सकते हैं। जैसे देखो कि अगर पहले जो CA है, जैसे देखो CA1 लिखा था मैंने, CA2 लिखा था, CA3 लिखा, और CA मैंने 4 लिखा। ठीक है, अब देखो जैसे इनको, इन्होंने, अगर इनके पास कितना सारा ऑप्शन रहेगा, ये देखो इनके पास ऑप्शन रहेगा कि कितने लोगों को सिलेक्ट कर पाएंगे। ये देखो ये तीनों में से कोई भी एक को ले पाएंगे, फिर दूसरे वाले का ऑप्शन रह जाएगा 2, ठीक है, तीसरे वाले का ऑप्शन रह जाएगा 1, इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जरूरी नहीं है लिखना, छोड़ो कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखो फिर से एक बार क्वेश्चन भी पढ़ के बता देते हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 3 स्टूडेंट बी एसोसिएटेड विथ 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली देखो थोड़ा सा गलत हो जाएगा कंसेप्ट, हम यहाँ पर थोड़ा सा मुझे अलग तरीके से भी बताना चाहिए। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि ये
कौन किसको सिलेक्ट कर रहा है वो समझना पड़ेगा। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 3 स्टूडेंट बी एसोसिएटेड विथ 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज्यूमिंग दैट ईच चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन टेक एट मोस्ट 1 स्टूडेंट। तो ये देखना पड़ेगा कि कौन किसको सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये लोग, अगर हम लोग बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ थिंग्स n होता है, सोचो अगर टोटल नंबर ऑफ थिंग्स n होता है, तो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं कि चार्टर्ड स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट तो 4 नहीं है, 3 है, तो फिर ये n का वैल्यू 4 कैसे होगा, है ना। ये थोड़ा सा दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि मैंने बताने के समय मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया। मैंने बोला कि ये लोग इनको सिलेक्ट करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। लैंग्वेज देखो कि स्टूडेंट किस तरह से इनके साथ जुड़ सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं, मतलब स्टूडेंट इनको चूज करेंगे, ठीक है। तभी होगा, देखो 4 में से 3 लोग ही सिलेक्ट होगा, क्योंकि 3 स्टूडेंट है। अब हर एक चार्टर्ड एक से ज्यादा स्टूडेंट को रख नहीं सकता है, मतलब एक चार्टर्ड ऐसे होंगे जिनके पास कोई नहीं गया होगा, मतलब इनके पास एक भी स्टूडेंट नहीं जाएगा, क्योंकि 3 स्टूडेंट है। अब 3 स्टूडेंट जो है, ये चारों में से कोई 3 के पास ही जा सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो n इक्वल टू 4 लिखा है ना, ये 4 जो है ये नंबर ऑफ सीए को बता रहा है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट को नहीं बता रहा है। और ये क्या बता रहा है, इनमें से जितने लोगों को सिलेक्ट करें, मतलब एक्चुअली चार्टर्ड स्टूडेंट को नहीं सिलेक्ट कर रहा है, यहाँ स्टूडेंट जो है वो एसोसिएट हो रहा है, ऐसे बोलेंगे, मतलब वो तो सिलेक्शन बोलना लैंग्वेज सही नहीं होगा। स्टूडेंट कितने तरह से एसोसिएट हो सकते हैं, अगर 4 चार्टर्ड के ऑप्शन है, ठीक है। मतलब देखो पहले S1 जो है, इनके पास क्या क्या ऑप्शन रहेगा, इनके पास ऑप्शन रहेगा CA1, CA2, CA3 और CA4, इनके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब जो S2 रहेगा, इनके पास कितना ऑप्शन हो जाएगा, 3, क्योंकि इन्होंने इसमें से कोई एक ऑप्शन जरूर ले लिया होगा। सपोज अगर इन्होंने अपना CA1 ऑप्शन चूज कर लिया है, तो इनके पास CA2, CA3 और CA4 बचेगा। अब मान लो इसने CA2 सिलेक्ट कर लिया, ये हम रैंडमली ऐसे ही बोल रहे हैं, इनके पास 3 ऑप्शंस था, इसमें से इन्होंने CA2 को सिलेक्ट कर लिया। अब स्टूडेंट 3 के पास कितना ऑप्शन है, CA3 और CA4। अब इसमें से मान लो इन्होंने CA3 को चूज कर लिया, इनके पास कितना ऑप्शंस था, 2 ऑप्शंस था, ठीक है। अब सारे ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन रूल्स है। क्यों मल्टीप्लीकेशन रूल्स आ जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इनके लिए ये और उसके साथ साथ इनके लिए ये, और क्योंकि हमें बताना है कि तीनों स्टूडेंट कैसे एसोसिएट हो सकते हैं साइमल्टेनियसली। तो 4 3 2, तो 4 3 2 को मल्टीप्लाई करने से 24 हो जाएगा। ये देखो 24 आंसर ये फॉर्मूले से आ गया, ठीक है। फॉर्मूला से तो आ गया, लेकिन कंसेप्ट ऐसा है, अगर हम लोग गलती से भी ये ऐसे मानते कि स्टूडेंट जो है सीए जो है वो स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ थिंग्स तो 3 होना चाहिए, फिर 4 कैसे होगा। तो और एक चीज हमेशा याद रखो कि n जो है ना, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू r होगा ही होगा। क्योंकि देखो कभी भी ऐसा हो सकता है कि मेरे पास 5 चीज है, उसमें से हम 6 चीज सिलेक्ट कर ले, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो r का वैल्यू हमेशा r का वैल्यू n से कम होगा या n के बराबर होगा, और n का वैल्यू हमेशा r से बड़ा होगा। तो कोई भी एक तरीके से याद रख सकते हो कि n जो है वो हमेशा हमेशा r से ज्यादा या r के बराबर होगा। देखो r से सॉरी हाँ r से ज्यादा या r से बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसको इस फॉर्मूले में यहाँ पर ऐड कर देते हैं, 4th नंबर लिख के। n ग्रेटर देन इक्वल टू r होगा हमेशा, ठीक है। n ग्रेटर देन इक्वल टू r होगा। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स एसोसिएट हो रहे हैं इनके साथ, मतलब ये इनको सिलेक्ट कर रहे, ये इनको सिलेक्ट नहीं कर रहे, इस तरह से हो रहा है। एग्जाम्पल 5, सॉरी 6। अच्छा अब बोल रहा है देखो, if 6 times the number of permutation of n things taken 3 at a time is equal to 7 times the number of permutation of n minus 1 things taken 3 at a time, find n। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते, क्या बोल रहा है, 6 टाइम्स मतलब 6 गुना, मतलब 6 इंटू होगा, 6 इंटू हो रहा है, किस चीज का बोल रहा है, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स, n थिंग्स है टेकन 3 एट ए टाइम। तो r का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू n है, मतलब n थिंग्स में से 3 चीजों को एट ए टाइम सिलेक्ट करना है। वो कैसे होगा, npr यानी np3 तरीके से। तो ये पहले लिख लेते हैं, तो np3 तरीके से होगा। इसका 6 टाइम्स, तो 6 इंटू
is equal to 7 times, तो 7 into the number of permutation of n minus 1 things, तो n का वैल्यू है n minus 1 things, क्योंकि टोटल थिंग्स को तो n से ही डिनोट किया जाता है, n minus 1 things taken 3 at a time, तो r का वैल्यू 3, तो n p r, तो n का वैल्यू n minus 1 और p r का वैल्यू 3, तो n minus 1 P3, ये इक्वेशन बन रहा है। अब यहां से हम लोग को बोल रहा है n निकालो, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन रहेगा, एग्जाम में ऑप्शन रहेगा तो हम लोग ऑप्शन का यूज करेंगे, लेकिन इस तरह से बन रहा है क्वेश्चन, तो इसको हम सॉल्व करके दिखा देते हैं कैसे। 6 into np3 इक्वल टू 7 into n minus 1 p3, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे, देखो हम इसको और सॉल्व करके दिखाए कि नहीं दिखाए, चलो दिखा देते हैं। n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल, ऑप्शन रहेगा ना ABCD करके, तो वहां से भी कर सकते हो। n माइनस 1 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा n माइनस 1 माइनस 3, है ना, n माइनस r होता है तो n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू एन फैक्टोरियल को हम लोग जो है n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल बोल के लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ही लिखा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, जैसे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, वैसे इसको लिख दिया, ठीक है। अच्छा, नीचे लिखेंगे n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 7 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल और ये हो गया n माइनस 4 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पर 6 इंटू एन रहेगा, दोनों साइड से n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल हम हटा देते हैं, n माइनस 3 है n माइनस 4 है, तो इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं, ये हो गया n माइनस 3 n माइनस 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इसी को क्यों स्प्लिट किया, इसको क्यों नहीं किया, n का वैल्यू कुछ भी ले लो, अगर सपोज n का वैल्यू 10 होता है तो 10 माइनस 3 7 होगा, बट 10 माइनस 4 6 होगा, तो अगर 7 फैक्टोरियल को स्प्लिट करेंगे तभी ना 7 इंटू 6 फैक्टोरियल आएगा, 6 को स्प्लिट करने से तो और मतलब ये कम के तरफ जाएगा, इसीलिए जो बड़ा फैक्टोरियल वैल्यू होता है उसे हमें स्प्लिट करना चाहिए। तो n माइनस 3 और n माइनस 4 में जो बिगर फॉर्म है वो n माइनस 3 का है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हो गया 7 इंटू, ये दोनों साइड से तो मैंने n माइनस 1 हटा दिया, ये 7 ही रहेगा, ये हो गया n माइनस 4 फैक्टोरियल। अब देखो 6n n माइनस 3 और n माइनस 4 फैक्टोरियल, n माइनस 4 फैक्टोरियल। अब दोनों साइड से ये फैक्टोरियल n माइनस 4 हटा, तो 6n डिवाइडेड बाई n माइनस 3 इक्वल टू 7। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 7n माइनस 21 इक्वल टू 6n, अब ये इधर चला जाएगा, 7n माइनस 6n इक्वल टू 21, तो n इक्वल टू 21। बट ऐसा करना नहीं है, ठीक है, ये नहीं करना है, मैंने करके एक बार दिखा दिया कि अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो देख सकते हो, बट ऐसा नहीं करना है। हम लोग के पास ना ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी करके, जहां पर कहीं ना कहीं हमें ऑप्शन में 21 दिया हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग पुट करके आंसर चेक कर लेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी देगा तो उसको पुट करके हम लोग आंसर चेक कर लेंगे, तो इसीलिए हम लोग को इतना ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं एग्जाम्पल 7। अच्छा, एग्जाम्पल 7 जो है ये डिजिट्स वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग एक काम करेंगे, ये बाद में करेंगे, एंड में करेंगे। एग्जाम्पल 8 देखो, एग्जाम्पल 8 अगेन वैसा ही है, NP3 है और 60 है, हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो कैसे होगा, ये देखो n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल, अब इसका ना फिर से अगर स्प्लिट करेंगे तो इसमें काफी टाइम लगेगा, तो ऐसे क्वेश्चन में भी हम लोग के पास ऑप्शन रहेगा, अगर हमें n फाइंड आउट करना है हम करके दिखा सकते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम पर्पस के लिए तो कोई बेनिफिट है नहीं, इसलिए हम और नहीं दिखाएंगे इस तरह का पूरा सॉल्व करके, क्योंकि इसमें काफी टाइम लगता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी, ठीक है। जैसे मान लो डी में रहा नन ऑफ दिस, ए में रहा 10, ठीक है। इसका आंसर हम एक बार देख लेते हैं, आंसर 5 होगा। मान लो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो पहले 10 से चेक किया तो 10p3, तो 10p3 मतलब 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 3 मतलब 7 फैक्टोरियल, तो 10 इंटू
9 इंटू, ये तो दिख ही रहा है, ये होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 10 से 9 इंटू पे ही तो 90 आता है, जबकि 60 आना चाहिए, तो ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। 5 वाला ट्राई करते, 5 फैक्टोरियल और 5 - 3 यानी 2 फैक्टोरियल, तो 120 5 फैक्टोरियल होता है और ये 2 हो गया, तो 60, ये आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग इसमें चेक करके करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 7 के हिसाब से आंसर हम लोग का 5 हो जाएगा। अब एग्जाम्पल ये शायद 7 नहीं, ये 8 था। ठीक है, चेक करते हैं। हाँ, ये 8 था, 7 वाला मैंने पेंडिंग रखा है। 9 का भी सेम है। एग्जाम्पल जो 9 है उसको भी हम लोग सेम तरीके से करेंगे। देखो, इसमें बोला है 56p r+6 is to 54p r+3 equal to 30,800 is to 1, फाइन आर। ठीक है, हम लोग को आर कैलकुलेट करना है। तो इसमें भी क्या हम लोग इतना बड़ा सॉल्व करेंगे? नहीं, हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन के साथ, ऑप्शन जो होगा वो जितने सारे ऑप्शन रहेंगे उसको यूज करके कर सकते हैं। जैसे इसका आंसर देखो क्या है, आर का वैल्यू 41 होने से ऑप्शन जो है, मतलब मान लो ए में ही 41 है, तो हम लोग चेक करके देख सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, ये है 56p, 41 + 6, ये कितना हो जाएगा, 47। तो इसको अगर स्प्लिट करते हैं, चेक करते हैं कितना होता है, 56 - 47, तो ये हो गया 9। ठीक है, अब यहाँ पर काफी सारा डेटा लिखना, ये 56 - 47, 41 + 6, 47। ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं, सही है तो आंसर मेरा, हाँ, आर का वैल्यू बोल तो रहा है 41 है। अच्छा, तो 56 - 47, ये 9 हो गया। अच्छा, 9 फैक्टोरियल, ये ऐसे लिख दिया मैंने, 56 और ये 9 फैक्टोरियल है, तो 56 इंटू, ये तो काफी ज्यादा लिखना पड़ेगा। अच्छा, देखते हैं, ये ऐसे लिखने से नहीं होगा एक्चुअली, इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर ये इस टू है ना, तो डिवाइड हो जाएगा, तो 54p r+3 मतलब 41 + 3, 44। ठीक है, तो 54 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 54 - 44, तो ये हो गया 54 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल। अब दोनों इस टू फॉर्म में है, मतलब डिवाइड है, तो 56 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल इनटू 10 फैक्टोरियल, जब रिवर्स हो जाएगा, जो मतलब रूल्स होता है नॉर्मल मैथमेटिक्स में। अब देखो होगा 56 इंटू 55, और ये नीचे 54, इसके साथ कैंसिल आउट करने के लिए इतना ही लिखेंगे। अच्छा, ये तो ये हो गया, और नीचे यहाँ पर देखो, ये इसको हम लोग इधर लिख देते हैं। ठीक है, इधर जगह है 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, और ये देखो 9 फैक्टोरियल इंटू 54 फैक्टोरियल, ये दोनों हो गया है कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये है 10 56 55, तो 10 56 55, 1056 इंटू 55, ये देखो 30,800, और ये 1, क्योंकि नीचे तो कुछ बच नहीं रहा है, तो 30,800 ये पूरा सॉल्व करके आ रहा है, और कुछ नहीं बच रहा है, तो डिवाइडेड बाय 1, तो आर का वैल्यू 41 में हम लोग जब चेक करेंगे तो आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्टली यहाँ से करने जाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 56 को लिख के पूरा कैलकुलेट करना, नीचे 9 फैक्टोरियल, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ देखो, ये डिवाइड है, तो डिवाइड है, तो ये दोनों डिवाइड फॉर्म में हो गया, दैट इज 56 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 54 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल। अब इसको मैंने नॉर्मल मैथमेटिक्स के रूल्स में रिवर्स कर दिया, रिवर्स करके आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो आंसर मिल जाएगा, कोई ना कोई ऑप्शन से हमारा टैली जरूर होगा। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। आंसर ए तो मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आंसर हम लोग का 21 होगा, सॉरी 41 होगा। ये हो गया एग्जाम्पल 9। अच्छा, अब देखते हैं एग्जाम्पल 10 में क्या है। अच्छा, ये बोला है प्रूफ, प्रूफ का कोई जरूरत नहीं है, प्रूफ कभी नहीं आता है, छोड़ो, प्रूफ कभी नहीं आता है। अब हम लोग एग्जाम्पल 11 करेंगे। 10 का लिख देते हैं, नॉट नेसेसरी।
एग्जाम्पल 11, इसका देखते हैं क्या बोल रहा है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ए क्लब विथ 10 मेंबर्स सिलेक्ट प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। तो क्लब में 10 लोग हैं, 10 मेंबर है। अब इनमें से 3 जो है पोजीशन देना है, एक को प्रेसिडेंट बनाना है, ये 10 में से किसी एक को प्रेसिडेंट बनाना है, फिर किसी एक को सेक्रेटरी और किसी एक को ट्रेजरर बनाना है। इफ नो मेंबर कैन होल्ड 2 ऑफिसेस एंड ईच मेंबर इज एलिजिबल फॉर 1 ऑफिस, मतलब जो प्रेसिडेंट होगा वो ट्रेजरर या फिर सेक्रेटरी नहीं हो सकता, या फिर जो सेक्रेटरी होगा वो ट्रेजरर प्रेसिडेंट नहीं हो सकता है। अगर जो पर्सन प्रेसिडेंट हो गया वो प्रेसिडेंट ही हो गया, दूसरा अगर जो है प्लेस वो ऑक्युपाई नहीं कर सकता है, तो ये कितने तरीके से पॉसिबल है। तो ठीक है, कितने लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, 10 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा, 10p3 तरीके से। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, 7, 10, 9, 8 और 7। तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 720 आ जा रहा है आंसर। ठीक है, चेक करते हैं 720 है कि नहीं। तो हाँ, 720 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको मतलब पोजीशन के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर देखो एग्जाम्पल 12, when John arrives in New York, तो जॉन है जो कि न्यूयॉर्क गया है, he has 8 shops to see, वो 8 जो शॉप है, 8 शॉप वो उसे देखना है, बट ही हैज टाइम ओनली टू विजिट 6 ऑफ देम, बट जितना टाइम है उसमें 6 दुकान ही वो विजिट कर सकता है, 8 नहीं कर पाएगा। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ही अरेंज शेड्यूल इन न्यूयॉर्क, बोल रहा है कि न्यूयॉर्क में वो कैसा अपना शेड्यूल अरेंज करे ताकि वो जो मतलब जो टाइम है उसमें जो 6 दुकान मतलब 6 जो शॉप विजिट करने का टाइम है उसे यूटिलाइज कर पाए। तो देखो इनको टोटल कितने सारे जगह से 6 जगह को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इन ये 6 ही जगह देख सकते हैं, 10 जगह देखने का इनका डिसीजन था, सॉरी 10 नहीं 8, टोटल 8 शॉप में से कोई भी 6 शॉप ये विजिट करेंगे। ठीक है, अब कौन सा करेंगे वो उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे हो जाएगा, 8p6, तो जैसे कि NPR होता है उसी हिसाब से, तो 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 20,160, अच्छा 20,160 वेज या ऑप्शंस, इतने सारे इनके पास तरीके हैं कि ये 8 में से कोई भी 6 दुकान विजिट कर ले, ये रहा आंसर। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 13। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है देखो, when Dr. Ram arrives in dispensary he finds 12 patients waiting to see him। बोल रहा है कि जब डॉक्टर राम अपने डिस्पेंसरी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 12 पेशेंट बैठे हैं, वेट कर रहे हैं उनके लिए। इफ ही कैन सी ओनली 1 पेशेंट एट ए टाइम, बट वो एक बार में एक ही पेशेंट देख सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ही कैन शेड्यूल हिज पेशेंट, कैसे वो अपने पेशेंट को शेड्यूल करे। इफ पहले ऑप्शन ए देखो, दे ऑल वांट देयर टर्न, अगर सभी उनको दिखाना चाहते हैं, ठीक है, मतलब वो सब वेट करेंगे, एक एक करके वो लोगों को सिलेक्ट करके उनको चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल लोग है कितना, 12, और उनको 12 में से कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, 12 लोगों को ही करना है क्योंकि सभी लोग अपना टर्न चाहते हैं। तो NPR, तो 12PR, तो 12PR का मतलब सॉरी 12P12, और हम लोगों ने देखा था कि NPN अगर हो जाता है तो वो हम लोग का N फैक्टोरियल होता है। ठीक है, जब NPN हो जाएगा तो वो N फैक्टोरियल होगा, ये शॉर्टकट हम लोगों ने देखा था। तो 12P12 का मतलब 12 फैक्टोरियल। अब 12 फैक्टोरियल का मल्टीप्लीकेशन 12 इंटू 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ये कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा है, 2,
4790016000। पता नहीं ऐसे दिया हुआ नहीं होगा, सिर्फ 12 फैक्टोरियल में आंसर होगा, नहीं दिया हुआ है। 4790016000। तो इतने सारे तरीके हैं 12 में से 12 पेशेंट को सिलेक्ट करके देखने का। अच्छा, अब इसके साथ एक पॉइंट बी भी एडेड है, मतलब सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ तक एज इट इज रहेगा और उसके साथ ऐड हो जाएगा इफ 3 लिव इन डिस्कस्ड। ठीक है, अगर 3 लोग चले जाते हैं बिफोर डॉक्टर राम गेट अराउंड टू सीइंग देम, वो मतलब उनका चांसेस आने के पहले, देखो यहाँ पर क्या बोला है, इफ 3 लिव इन डिस्कस बिफोर डॉक्टर राम गेट्स अराउंड टू सीइंग देम, मतलब जब उन्होंने शुरू किया था, जब वो एंटर किए थे अपने डिस्पेंसरी में, तब उन्होंने 12 लोगों को ही देखा, और 12 में से 12 लोग ही अगर उनको दिखाना चाहते हैं तो उनको इतने तरीके से देखना पड़ेगा। सेकंड हमें बोल रहा है अब उन्होंने देखना स्टार्ट किया है, 12 लोग, वो जब आए तब देखे 12 लोग हैं, लेकिन वो जब देखना स्टार्ट किए 3 ऐसे लोग हैं वो अपने टर्न आने के पहले ही चले गए, बट देखना स्टार्ट हो गया है, मतलब पेशेंट को जो है वो देखते, पेशेंट को जो वो चेकअप में लेते हैं तो वो स्टार्ट हो गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो एन का वैल्यू 12 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जब स्टार्ट किया तो 12 लोग ही थे, लेकिन अब अगर चले गए हैं 12 में से 3 लोग चले गए हैं तो बचे 9, अब उनको 9 लोगों को ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आंसर इस तरह से होगा NPR, तो 12P9, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 फैक्टोरियल। ये कैलकुलेशन दोनों ही क्वेश्चन में काफी बड़ा बड़ा है, 12 इंटू 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, तो ये हो रहा है 79833, 79833 और 600। चेक करते हैं, 79833 600, ठीक है। तो देयरफॉर दे कैन सीन, इतने सारे तरीके से जो पेशेंट है उनको चेकअप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो देखो सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने कर लिए, सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने नहीं करवाया, वो जब डिजिट्स वाले क्वेश्चन करेंगे ना तभी हम लोग करेंगे, दैट इज एग्जाम्पल 7। बाकी सारा हम लोगों ने कर लिया है। अब एक्सरसाइज 5 है, देखते हैं जितना हो पाएगा हम लोग कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5 है, क्वेश्चन नंबर 1। देखो यहाँ पर क्या बोला है, 4p3 इज इवेल्यूटेड एज, 4p3 को कैसे इवेल्यूट करेंगे, 4p3 का मतलब सिंपल 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब ये सब लिख के करने का भी जरूरत नहीं है, तुम लोग अपने कैलकुलेटर पे भी डायरेक्टली कर सकते हो। 24 यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पर बोल रहा है 4p4, 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल मतलब 24। देखो 4p4 ये हमें पता है, npn होने से n फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल होगा यानी 24, या फिर इस तरीके से भी करके देखोगे तो नीचे 0 फैक्टोरियल आएगा, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 24 वैसे भी आने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, तो 7 फैक्टोरियल कितना होगा, कैलकुलेट कर लो। ये देखो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 करने से तो उतना ही आएगा, तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 यानी 5040, ठीक है। ये आंसर आ गया 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल का आंसर ऑप्शन ए हो जाए। फोर्थ नंबर, 0 फैक्टोरियल इज सिंबल इक्वल टू, 0 फैक्टोरियल कितना होगा, 0 फैक्टोरियल 1 होगा, ठीक है। 0 फैक्टोरियल ये हम लोग कर रहे हैं, स्टैंडर्ड होता है, 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होगा, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एनपीआर, एन इज ऑलवेज, एनपीआर में एन क्या होगा, एनपीआर
n इज ऑलवेज, हमेशा क्या होता है, n पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, इंटीजर वैल्यू होगा और पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाए। नेगेटिव तो हो नहीं सकता है और फ्रैक्शन में भी हो नहीं सकता है। अगर ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग है तो फिर इंटीजर ही मतलब फ्रैक्शन नहीं होगा, कुछ ऑब्जेक्ट्स है तो भी फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव भी होना चाहिए और इंटीजर भी होना चाहिए, तो ऑप्शन सी हम लोग का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है एनपीआर द रेस्ट्रिक्शन इज, एनपीआर में रेस्ट्रिक्शन क्या है, एन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर होना चाहिए, ये तो मैंने लिख के भी दिखाया। एनपीआर रेस्ट्रिक्शन इज एन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, आर का मतलब होता है उसमें से कितने थिंग्स सिलेक्ट करें, तो अगर 5 चीजें तो 5 में से 5 कर सकते हैं या उससे कम, 5 में से 6 चीजों का सिलेक्शन तो हो नहीं सकता है, इसीलिए एन हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल आर होगा। अच्छा, इसके बाद 7वें नंबर में देखो, एनपीआर, ठीक है, एनपीआर ये बोल रहा है द नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसमें कितने सारे फैक्टर्स होते हैं, इस क्वेश्चन का मतलब समझो। यहाँ पर बोल रहा है एनपीआर, पहले क्वेश्चन लिख लेते जैसे दिया है, इक्वल क्या होता है, एन इंटू एन माइनस वन, ऐसा क्यों लिखा है वो भी बता देते हैं, एन माइनस टू डॉट डॉट एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है। अब पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ फैक्टर्स, द नंबर ऑफ फैक्टर्स, अब ये हम आंसर यहाँ पर लिख देंगे, पहले इसका यहाँ पर एनालिसिस करके दिखाते हैं। एनपीआर के जगह हम कोई भी एक नंबर लेते हैं, जैसे कि मान लो 5p3, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं 5 फैक्टोरियल, यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो गया, 5 4 3 2 और 1, और ये नीचे हो गया 5 माइनस 3 मतलब 2 फैक्टोरियल, यानी 2 इंटू 1, कैंसिल आउट होके ये सब क्या है, एक एक फैक्टर है, क्या बचा, 5 इंटू 4 इंटू 3। अब पूछ रहा है कि कितने सारे फैक्टर्स बचेंगे, अगर ऐसा होता है कितने सारे फैक्टर्स होंगे, तो 1 2 3 तीन फैक्टर्स होंगे, ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ फैक्टर्स 3, ठीक है। अब ये इक्विवेलेंट टू आर है, देख लो ये इक्विवेलेंट टू आर है, तो आर जितना होगा यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स भी उतना सारा होगा। तो सिमिलरली ये देखो, यहाँ पर जैसे 5 4 3 बचा, यहाँ पर भी इसको सॉल्व करके ये सब बच रहा है डॉट डॉट करके इतना, तो कितने सारे फैक्टर्स होंगे, तो ये लास्ट नंबर से पता चलता है, तो लास्ट नंबर ये वाला है, तो इससे हमें बताना पड़ेगा कितना सारा फैक्टर होगा। तो यहाँ पर फैक्टर्स कितना सारा होगा, एन माइनस आर प्लस वन है, तो एन माइनस फॉर्म में भी दिखा देते हैं, जैसे देखो ये 5 है, ये है एन, ये कितना है एन माइनस वन, ये कितना है एन माइनस टू, ठीक है, 5 माइनस टू करेंगे तभी ना जाके 3 होगा, तो ये भी क्या है एन माइनस और ये 2 है, ठीक है, मतलब एन ये है और ये जो है लास्ट वाला डेटा, मतलब यहाँ पर एक्चुअली फिर इसका आंसर क्या होना चाहिए, इतना अगर हम लोग नहीं भी देखे आंसर, नॉर्मली हम लोग का ये आर होगा, ठीक है, आर जितना होगा उतना ही सारा अगर फैक्टर होगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे हम लोग इतना और नहीं भी देखे तो चलेगा, जो आर होता है उतने सारे फैक्टर ही बच जाते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि आर जो है उतने सारे फैक्टर्स ही बचेंगे, तो आर का मतलब ऑप्शन हम लोग का डी हो जाएगा, ठीक है, तो 7 का ऑप्शन डी हो गया। अच्छा, अब चलो 8 नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एनपीआर, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो एनपीआर को कैसे लिख सकते हैं, एनपीआर का मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, बट इस क्वेश्चन में ना फैक्टोरियल का साइन ऐसे लिया है और कुछ नहीं, तो एन फैक्टोरियल एन माइनस आर मतलब ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ np4 इक्वल टू 12 इंटू np2 n इज इक्वल टू कितना होगा। अब ये ऑप्शन से चेक करेंगे, देखो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि n हमारा नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, n का क्या क्या होता है, n तो पॉजिटिव होगा, n इंटीजर होगा, और n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल r होगा, ठीक है, मतलब n का वैल्यू जो है वो 4 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो ये दो ऑप्शन देखो 4 से ज्यादा है, तो या तो 6 होगा या तो 5 होगा या तो नन ऑफ दिस होगा। अब हम लोग को क्या करना
करना पड़ेगा, ट्रायल देना पड़ेगा, मतलब चेक करेंगे। बोल रहा है कि NP4 इक्वल टू 12 इंटू NP2। तो यहाँ पर हम लोग को बी ऑप्शन लेते हैं एक बार 6 और सी ऑप्शन लेते हैं 5। अगर ये दो ऑप्शन हुआ तो ठीक, और अगर नहीं हुआ तो नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। और ये ए नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव है। डी नन ऑफ दिस है, वो भी हो सकता है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर 6 फॉलो करते हैं तो 6P4 ये कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर देखो 6 फैक्टोरियल मतलब कितना हो जाएगा, 5 मतलब 120 इंटू 6 मतलब 720 बाई 2, तो 360, मतलब इधर भी 360 आना चाहिए तब होगा। अच्छा, 12 इंटू 6P2, तो 12 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल मतलब 720 और 4 फैक्टोरियल मतलब 24। ये कुछ कुछ चीज याद रह जाता है करते करते, इसीलिए हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। तुम लोग याद कर लोगे तो ठीक है, नहीं कर पाते हो तो कैलकुलेटर तो है ही। तो यहाँ हो गया 360। हाँ, इससे तो आंसर आ रहा है। तो फिर देखो ऑप्शन बी से हम लोग का आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या बोला है देखो, NP3 is to NP2, NP3 is to NP2 इक्वल 3:1 अगर है, तो हम लोग को पूछ रहा है n का वैल्यू क्या होगा। n का क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, 7 4 5। ये देखो 7 4 5 और नन ऑफ दिस, 7 4 5 और नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं, देखो किस तरह से करेंगे हम लोग, ऑप्शन के साथ चेक करेंगे। अगर 7 होता है, देखो कैलकुलेटर से कितना जल्दी हो जाएगा। ये अगर 7P3 होता है तो 7 फैक्टोरियल, ये देखो अगर 7P3 होगा तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 यानी 4 फैक्टोरियल। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 बस हो गया, क्योंकि 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर 210 आएगा। देखो ऐसे ही शॉर्टकट में करना है ना, तभी तो ऑप्शन से हम लोग कर सकते हैं। और अगर 7P2 देखे तो ये कितना होगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। तो 7 6 और बस 7 और 6 होगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। तो 210 और 42, क्या ये डिवाइड करने से 3:1 आने का पॉसिबिलिटीज, मुझे तो नहीं दिखता है 3:1। तो ये डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, नहीं हो रहा है क्या, 210 डिवाइडेड बाई 42 5 हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 210 डिवाइडेड बाई 42 का मतलब 5 होता है, 5:1 हो जाएगा, जबकि 3:1 होना चाहिए। 4 से चेक करते हैं, 4P3 का मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल यानी 24। और 4P2 का मतलब हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल यानी 24/2, मतलब यहाँ पर 12 हो गया। अब 24/12, तो 24/12 अगर करते हैं तो ये 2 हो जाता है, तो 2:1 हो जाएगा। हम लोग को 3:1 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो या तो 5 से होगा या तो नन ऑफ दिस। तो 5P3 का मतलब 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल मतलब 120/2, ये हो गया 60। और 5P2 तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, मतलब ये 120। अब देखो 120 भी कर सकते हो, या फिर तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, 5 इंटू 4 कर लो, 3 कैंसिल आउट, 20 हो जाएगा, इससे जल्दी होगा, है ना। 20 हो गया। अब 60/20 ये बनेगा 3:1, है ना, 3 आ रहा है तो 3:1 हो जाएगा। तो देखो थोड़ा सा ऑप्शन पीछे की तरफ रहेगा तो टाइम लगता है, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगा के हम लोग कैलकुलेट करेंगे शॉर्टकट यूज करके तो काफी जल्दी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हम लोग का आंसर हो जाएगा, 10th वाला ऑप्शन सी। जैसे कि मैंने बोला था, ऑप्शन के साथ इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हमें कैलकुलेट करना होता है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, M+NP2 इक्वल 56, M-NP2 इक्वल 30। अच्छा, ऑप्शंस एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, यहां से तो देख के करने में आसानी होगा। M6N2
फिर एम 7 4, ये वाला 4 था ऑप्शन देखा मैंने, और 1 और नन ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है ये तो आर है ना, अगर हम लोगों का एनपी आर होता है, ये आर है। अच्छा, तो पहला बात है कि एन जो है एम प्लस एन बोल रहा है, ठीक है, तो एम प्लस एन मतलब 6 + 2 8 हो जाएगा, ये वाला। अगर पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं तो 8p2 क्या 56 होगा, चेक करते हैं। 8 × 7, हाँ 56 तो हो रहा है, क्योंकि 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इधर भी सेम चीज का चेक करेंगे, 8 - 2 ये लेंगे, 6 - 2 मतलब 4, 6 - 2 मतलब 4p2, तो 4p2 मतलब 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब 24/2। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है ऐसे 4 × 3, 2 कैंसिल आउट तो 12 हो गया। तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें 56 जरूर वैलिड हो रहा है, बट ये 30 हो रहा है, 12 नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा। अच्छा, अब ये देखो 7 और 1, तो 7 1 में ये चेक करने का जरूरत नहीं, क्योंकि 7 + 1 करने पे 8 ही आता है, तो 8p2 56 सेटिस्फाई कर रहा है। अब 7 - 1 का देखते हैं, दैट इज 6p2, तो 6p2 मतलब 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 5, तो ये हो गया 30, देखो इससे सेटिस्फाई कर रहा है। और 7 + 1 8 होता है, 8p2 तो 56, अभी अभी चेक किया हम लोगों ने, तो ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन बी। देखो ऑप्शन अगर थोड़ा सा सामने तरफ रहता है ना, तो हम लोग का जल्दी हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है देखो, 5pr 60 आर का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। 5pr अगर 60 है तो आर का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ऑप्शन है 3 to 4 और नन ऑफ दिस। पहले 3 चेक कर सकते हैं, तो 5p3, तो 5p3 यहाँ पर चेक करो, 5 × 4 × 3, तो 420, ये तो नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं 5p2, तो ये हो जाएगा 3 नीचे, तो 5 × 4, तो ये हो गया 20, ये तो कम हो जाएगा क्योंकि 3 3 कैंसिल आउट। अच्छा, अब दूसरा देखते हैं, ये भी कैंसिल आउट हो गया, 5p4, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मतलब 120, तो ये भी नहीं हुआ, तो कोई भी नहीं होगा। एक बार चेक करते हैं, 5pr 60, देन द वैल्यू ऑफ r 3 to 4, नन ऑफ दिस। 5 - 3 2 ही होता है, 2 फैक्टोरियल मतलब 5 4 3, 5 4 और 3, ओ यही तो टैली होता है मेरा। 420 मैंने क्यों लिख दिया पता नहीं। ये देखो 5 × 4 × 3 होगा ना 60, 2 कैंसिल आउट, ये 60 पहले ऑप्शन से ही हो गया, वही मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि नन ऑफ दिस तो आंसर नहीं है, तो ये हम लोग का गलत हो गया। ये देखो ये कैलकुलेशन गलत हो गया, इस वजह से इसमें तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही हम लोग का आंसर मिल गया, तो ये हो गया ए, 12 का आंसर ए हो जाएगा। अच्छा, अब 13 देख लेते हैं, इस तरह का सेम क्वेश्चन सारा हो जाएगा, उसके बाद अलग तरीके का क्वेश्चन है, तो हम लोग 13 ही लास्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, n1 + n2 p2 132 n1 - n2 p 30 इक्वल टू p2 = 30। ऑप्शन लिख लेते, ऑप्शन लिख लेने से करने में आसानी रहता है। तो ऑप्शन ए है n1 n2 दोनों ही 6, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 10 to 9 3, 10 to 9 3, और लास्ट वाला ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अच्छा, पहले हम लोग इससे चेक करते हैं, तो अगर
6 और 6 मानते हैं तो 6 + 6 12 हो जाएगा, 12p2। एक चीज तुम लोग देख सकते हो, अगर हम लोग ऑप्शन ए लेते हैं तो भी 12p2 होगा ये पोर्शन। अगर हम लोग ऑप्शन बी लेते हैं 10 + 2 तो भी 12p2 ही होगा। अगर हम लोग सी लेते हैं तो भी ऑप्शन हम लोगों का 9 + 3 तो ये भी 12p2 होगा। इसका मतलब पॉसिबिलिटीज ये है कि तीनों ऑप्शन से ये 132 सेटिस्फाई हो जाएगा। तो बेसिकली अगर चेक करना चाहिए तो हमें ये वाला चेक करना चाहिए, ठीक है। तो फिर भी हम यहाँ पर दिखा देते हैं, ये हो गया 10 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल, सबका आंसर सेम हो जाएगा, ठीक है। तो 12 × 11, बस 10 10 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 132 देखो हर जगह ये सेटिस्फाई करेगा। लेकिन बात ये है कि इसके साथ पेयर करके इसमें कौन सा सेटिस्फाई होगा। देखो ये वाला ऑप्शन ना पहले ही हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इस ऑप्शन को चेक करना बेकार है। 10 - 2 चेक कर सकते हैं, 8p2 तो 8 फैक्टोरियल और ये हो गया 6 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा 8 × 7, 6 और 6 कैंसिल, 56। तो ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 30 है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 9 और 3। तो 9 - 3 कितना होता है 6, 6p2 तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × 5 तो ये हो गया 30। ये सब कैलकुलेटर पे ही करना है तभी जल्दी होगा, अगर लिख लिख के करेंगे ना तो काफी टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे मान लो लिख लिया मैंने 6 × 5 × 4 तो ये टाइम टेकिंग हो जाएगा। अच्छा अब देख लेते हैं यहाँ पर 30 था कि नहीं। हाँ 30 था, तो इसका मतलब सी ऑप्शन के साथ हमारा जा रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये देखो 13 तक जैसा एक ही तरह का क्वेश्चन था ये हम लोगों ने कर लिया। अब 14 से लेके बाकी यहाँ पर हम लोगों का 23 क्वेश्चन है, ठीक है। 14 से लेके होमवर्क देते हैं, 14 से 23 ये कंप्लीट करने के बाद हम लोग सर्कुलर परमुटेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही कर